उन लोगों ने फोन पर पहले से ही पता कर लिया होगा ना कि सभी अपने जैसे बेवकूफ थोड़ा ही होते हैं। पिछले आधे घंटे में अजय ने यह बात कोई 5वीं बार कही होगी और हर बार उसके स्वर की खींच और कड़वाहट बढ़ती ही जा रही थी। ताव तो मुझे भी बहुत आ रहा था। क्या इससे पहले ट्रेनें कभी लेट नहीं हुई? प्लेटफॉर्म पर तपस्या करने का क्या यह पहला अवसर है? फिर बार बार मुझे यह सब क्यों सुनाया जा रहा है? पर इस समय तो चुप रहने में ही खैर थी। इन महाशय का कोई भरोसा थोड़े ही था। जरा सा घुड़का नहीं कि छोड़कर चले जाएंगे। फिर प्लेटफॉर्म पर तपस्या करती मैं कितनी हास्यास्पद लगूंगी। पापा को आज ही टूर पर जाना था। वह होते तो इस झक्की को घास नहीं डालती, पर मजबूरी थी, इसलिए चिरौरी करके साथ लाई। माँ तो मना ही कर रही थी, बोली अगर उनकी इच्छा हुई तो वे लोग तुम्हें यहीं से लेते जाएंगे, ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता। तैयार होकर बैठी रही, लेकिन फिर मुझसे भी सब्र ना हुआ। अजय को माँ को किसी तरह पटाकर ले आई और अब वह मुझ पर कुड़बुड़ा रहा था। अजय को क्या पता कि मन में कैसी उथल पुथल हो रही है। कल का दिन कितनी बेचैनी से कटा है। पिछले 6 दिनों तक सपनों के इंद्रधनुषी हिंडोलों पर झूलती हुई मैं, कल तो उस स्वप्निल अनुष्ठान का अंतिम दिन था। उसके बाद तो एकदम जयमाल के समय ही भेंट होने को थी। प्रतीक्षा करते करते पूरा दिन बीत गया। सस संवर कर बैठी मैं भाई बहनों की चुहलबाजी का आनंद लेती रही, पर धीरे धीरे उसमें भी उपहास की गंध आने लगी। शाम को दोबारा साड़ी बदलने लगी तो सुधी ने टोक ही दिया, ओफो दीदी, जरा तो उन्हें अपने किए की सजा दो। उन्हें पता तो चले कि दिन भर से तुम कितनी बोर होती रही हो। अभी से उनकी आदतें मत बिगाड़ो, अदरवाइज ही विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। सुधी की बात रख ली मैंने। कपड़े नहीं बदले, पर चेहरा फिर से संवार लिया। बालों में नए सिरे से फूल टाक लिए थे। सुधी तो पागल है, भला रूठने मनाने के लिए अब समय ही कहाँ। आज की शाम भर तो है, मान मनोबल के लिए तो जिंदगी पड़ी है। और जैसा कि सुधी कहती है, घर में एक परमानेंट को भवन बनवा भी लूंगी, पर आज नहीं। आज तो उनका स्वागत मुस्कुराकर ही करना है, क्योंकि यही तो विदा की शाम भी है। पर कहा मुस्कानों के वे दीप जलकर चुक भी गए, पर उन्हें नहीं आना था सो नहीं आए। तभी तो बेशरम बनकर स्टेशन पर आना पड़ा। उन्हें एक झलक देखना था, अपने सारे उल्हाने, अपना सारा प्यार आंखों ही आंखों में उन पर उड़ेलना था। उस एक क्षण के लिए मैं राधा भी थी और मीरा भी। ट्रेन आने में बस 5 मिनट रह गए होंगे जब उन लोगों की कार आती दिखाई दी। हम लोग गेट के पास ही खड़े थे। उन लोगों के आते ही अपने प्लेटफॉर्म टिकट मुट्ठी में दबाए हम लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े। प्लेटफॉर्म पर भीड़ का एक सैलाब सा एकदम उमड़ पड़ा था। सभी बदहवास से दौड़ पड़े। शायद ट्रेन के आने का संकेत हो गया था। अपनी बाहों का घेरा बनाकर मम्मी जी मुझे उस धक्का पेल से बचाए हुए थी। मुझे मालूम था घर जाकर अजय उनकी इस अदा का खूब मजाक उड़ाने वाला है, पर मेरा ध्यान अजय की ओर नहीं था। मेरी आंखें जिन्हें खोज रही थी वह अपनी एक झलक दिखाकर भीड़ में खो गए। मेरा मन उनके पीछे दौड़ गया, पर तन मम्मी जी की स्नेहिल बाहों में कैद था। वह मुझे लेकर एक और खड़ी हो गई। ट्रेन आने पर जब सब लोग कंपार्टमेंट तक पहुंच गए थे तभी वह वहां से हिली, पर श्रीमान जी का वहां भी पता नहीं था। भैया कहाँ गया रे दिलीप? मम्मी जी ने पूछा। शायद बुक स्टॉल पर गए हैं। क्या तुम लोग उसके लिए किताब नहीं ला सकते थे? एक तो घर से जल्दी निकलने नहीं दिया, अब किताब ढूंढने चले हैं। अजय जाओ तो अपनी दीदी को बुक स्टॉल दिखा लाओ। अजय शायद उनकी बात नहीं टालता, पर मेरा ही मन नहीं हुआ। अगर उन्हें उत्सुकता नहीं तो मुझे भी क्या टिकी पड़ी है। दूसरे ही क्षण सोचा शायद मेरे लिए यह संकेत हो, पर इस उहापोह में ही ट्रेन ने हॉर्न दे दिया। उस भयानक आवाज की सीटी कैसे कहूँ। वह भागते हुए आए, मम्मी डैडी के पैर छुए, शैलदा से गले मिले, दिलीप दीनू की पीठ थपथपाई, अजय से हाथ मिलाया और चलती ट्रेन में चढ़ गए। उनके लिए तो मैं जैसे वहां थी ही नहीं। कोई चौथा पत्र फाड़कर मैं फिर हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी। मन में हजार बातें थी, पर कागज पर आते ही सब कुछ अर्थहीन हुआ जा रहा था। कोई लिखे भी तो कैसे और किसे? अभी 10 दिन पहले तक तो जिसका नाम भर सुना था वही व्यक्ति सप्ताह भर में कितना अपना हो गया था, जैसे युगों युगों की पहचान हो। और फिर वही आज शाम प्लेटफॉर्म पर कितना अजनबी बन गया। अजीब असमंजस थी। ए दीदी, सुधी ने चौंका दिया, सो जाओ ना, अब सुबह जरा तरोताजा होकर लिखना। इस स्पीड से कागज फाड़ती रही तो नेपा मिल्स का स्पेशल टेंडर भेजना पड़ेगा हमें। अरे तुम क्या अभी तक जाग रही हो? तुम्हारी खटर पटर सोने दे तब ना। चुपचाप कागज कलम समेटकर अपने बिस्तर पर जाकर लेटी रही। छी, क्या घर है,
कहने को अपने एक कमरा भी नहीं, कोई आज़ादी भी नहीं कि एक साथ कोई शांति से लिख पढ़ सके। अच्छा हुआ जो यह बात सुधी के कानों तक नहीं पहुंची, नहीं तो फौरन कहती, थोड़े दिन और सब्र कर लो रानी जी, फिर कमरा तो क्या पूरा सूट आपके नाम होगा, और मद्रास में तो पूरा का पूरा फ्लैट। वह दुष्ट अब भी थोड़ा ना चुप रहती, कह रही थी, यह खराब बात है दीदी, भला आप उन्हें खत क्यों लिखेंगी, पहले वहां से आने दीजिए, भाई कायदा भी तो कुछ होता है। वह कुछ और भी बकती रही, पर मैं नींद का स्वांग भरे चुपचाप लेटी रही। पता नहीं क्यों आज उसकी छेड़खानी अच्छी नहीं लग रही थी। 5-6 दिन उत्सुक प्रतीक्षा में बीत गए। कॉलेज से जब भी लौटती सबकी नजर बचाकर पहले लेटर बॉक्स खोलकर देखती, फिर भी दोनों शैतान मेरी चोरी पकड़ ही लेते। अजय चिढ़ाता, श्रीमान जी को ठिकाने पर पहुंचने तो दो पहले। सुधी कहती, समुद्री यात्रा में हर पड़ाव पर डाक की सुविधा होती है दीपक जी, चाहे तो हर स्टेशन से एक लेटर पोस्ट कर ही सकते हैं। अजय कहता, बेचारों के पास अपना पता भी तो नहीं है, क्या मम्मी जी के केयर ऑफ में भेजेंगे। जानती थी कि वे लोग मेरी खिंचाई कर रहे हैं, फिर भी एक बार बेवकूफ़ों की तरह मैंने सांत्वना के घर से वहां फ़ोन लगाया भी। उधर से डैडी की घोर गंभीर आवाज़ सुनते ही सक पकाकर रिसीवर रख दिया। रॉन्ग नंबर कहने भर का भी साहस नहीं रहा। बाद में पछतावा भी हुआ। दिनेश को फ़ोन पर बुलाकर उनका पता ही पूछ लेती। इतने दिन उनके साथ घूमती रही, पर उन स्वर्णिम क्षणों में पता पूछने जैसी साधारण बात का ध्यान ही ना आया। उन्हीं दिनों कॉलेज ने राजस्थान का 8 दिन का टूर आयोजित किया। कॉलेज का टूर तो हर साल जाता था, पर कभी माँ अनुमति नहीं देती थी। केरवा डैम भी जाना होता था तो उन्हें 10 बार मनाना पड़ता था। इस बार मुझे कोई उत्सुकता भी नहीं थी, पर इस बार अचानक ही माँ उदार हो उठी। बड़े ही तरल स्वर में बोली, हो आना, घूमने फिरने के यही तो दिन होते हैं। एक बार गृहस्थी में घिर जाएगी तो यह सुख पराया हो जाएगा। एक तरह से ठेल ठाल कर ही उन्होंने मुझे टूर पर भेजा। माँ की अस्वीकृति का ठीस बहाना निरस्त हो जाने के बाद फिर तो सहेलियों ने भी पीछा न छोड़ा। सुधी ने बार बार आश्वस्त किया कि पत्र आएगा या आएंगे तो वह संभाल कर रखेगी और ईमानदारी से मुझे सौंप देगी। सारे आश्वासनों के बावजूद मन पूरे वक्त उधर ही लगा रहा। सबका मजा किरकिरा करने के लिए सखियों ने जब कोसना शुरू किया, तब किसी तरह से मैं अपने को समझा बुझाकर उनमें लौट सकी। फिर दर्शनीय स्थलों को देखते हुए मेरा मन चोरी चोरी हनीमून का कार्यक्रम बनाता रहा। खासकर मुझे उदयपुर बहुत ही भाया, जयपुर से भी ज्यादा। पैलेस होटल का एक कमरा तो मैंने मन ही मन बुक भी कर दिया। सफर का गर्द गुबार और थकान उड़े जब मैं बस से उतरी, तब मन दौड़कर आगे पहुंच गया था और सुधी से चिरौरी कर रहा था। पर घर में पांव देते ही लगा जैसे भीतर का सन्नाटा मुझे लील लेगा। अजय शरीफ लड़कों की तरह बाहर आया और मेरा सामान उठाकर अंदर ले गया। सुधी किसी आज्ञाकारिणी बहन की तरह उठी और मेरे लिए चाय बना लाई। माँ ने पलंग पर लेटे लेटे ही पूछा, खाना खाएगी। सबका ऐसा निरा आनंद भाव देखकर घर लौटने का उत्साह जैसे निचुड़ गया। रोज कॉलेज से भी लौटती तो ढेर सारी बातें मेरे पास कहने को होती। इस समय तो पूरा खजाना था, पर वह जैसे पल भर में रीत गया। कपड़े लेकर मैं बाथरूम में घुस गई। देर तक सफर की थकान और गर्द गुबार धोती रही। बाहर जब निकली तब तन और मन दोनों फूल से हल्के हो गए। गीले बालों को तौली से लपेटते हुए मैंने पूछा, कुछ खाने वाने को है? पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। बना देती हूँ, सुधी ने दबी आवाज में कहा और किचन में जाकर आलू छीलने लगी। बात क्या है? कुछ भी नहीं। फिर भी उत्तर में सुधी मेरे कंधे पर सिर रखकर फफक पड़ी। दीदी, माँ ने बताने को मना किया था, बट आई कांट कीप इट एनी मोर। पर हुआ क्या? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। दीदी 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 दीपक जी नहीं रहे। 3 शब्द, केवल 3 शब्द, लेकिन वे जैसे मेरे संपूर्ण अस्तित्व को रौंदते हुए चले गए। मेरी चेतना के सारे तार एक साथ झनझनाकर बज उठे और बस इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। होश जब आया तब मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मोहल्ले के डॉक्टर सिन्हा मेरी नब्ज पकड़े हुए थे। माँ, अजय और पापा, जो शायद दफ्तर से जल्दी लौट आए थे, पलंग को घिरकर खड़े थे। मुझे कुछ स्थिर दृष्टि से देखते हुए डॉक्टर सिन्हा उठ खड़े हुए। नाउ इट इज शी इज ऑल राइट बेबी, हैव अ कप ऑफ मिल्क एंड ट्राई टू स्लीप। मेरे सिर को प्यार से थपकते हुए उन्होंने कहा और बाहर चले गए। उनके पीछे पीछे पापा भी।
माँ मेरे सिरहाने आकर बैठ गई और उन्होंने मेरा सिर गोद में ले लिया। अजय मेरे लिए बॉर्नविटा जाकर ले आया और माँ चम्मच से मुझे पिलाने लगी। सुधी कहाँ है? कुछ देर बाद मैंने क्षीण स्वर में कहा। फिर माँ की दृष्टि का अनुसरण किया तो देखा वह अपराधी भाव से दूर खड़ी कातर दृष्टि से मुझे निहार रही है। मैंने इशारे से उसे पास बुलाया। वह दौड़कर मुझसे लिपट गई और आंसुओं का एक सैलाब सा उमड़ पड़ा। बाद में उसी ने मुझे विस्तार से सब कुछ बताया। शैलदा किसी इंटरव्यू के लिए मद्रास गए हुए थे। दीपक उन्हें लिवाने स्टेशन पहुंचे थे। स्टेशन से घर को आते हुए उनकी मोटरसाइकिल एक सिटी बस से टकरा गई। शैलदा तो उछलकर दूर जा गिरे, पर दीपक जी एकदम पहियों में आ गए। उनकी छिन्न बिछिनी देह और घायल शैलदा दूसरे दिन विमान से यहाँ पहुंचे थे। डैडी को तो खबर सुनते ही अटैक हो गया था। अकेले दिलीप ने सारा घर संभाला था। यहाँ इतना सब हो गया और तुमने मुझे खबर तक ना दी। कहाँ करती? क्यों, कॉलेज के पास हमारा पूरा प्रोग्राम था। तुमने फ़ोन तो किया होता, मैं उड़कर चली आती। और आकर क्या कर लेती? कोई भी क्या कर लेता है, पर जो अपना होता है वह तो दौड़कर आता ही है। हाँ, जो अपने होते हैं वे आते हैं। लेकिन चुप क्यों हो गई? दीदी तुम अपनों में नहीं थी, बल्कि उस समय तो सबके लिए तुम, बल्कि माँ कह रही थी तुम्हारा यहाँ ना होना ही ठीक रहा। क्यों? वहाँ जो कुछ भी कहा सुना जा रहा था वह तुम सह नहीं पाती। कौन कह रहा था? लोग कह रहे थे। क्या कह रहे थे लोग? हिंदुस्तानी लोग ऐसे मौकों पर कैसी बातें करते हैं पता तो है। सारा दोस्त तुम्हारे मत्थे मट रहे थे। मतलब मुझे अपशक्नु की कह रहे थे। सुधी चुप हो गई। अभी कुछ दिन पहले तक मेरा पैर उस घर के लिए बहुत शुभ था, और आज मैं अपशकुनी करार दे दी गई। घटनाओं पर ना तब मेरा वश था और ना आज है, पर नियति का भागी मुझे हर बार बनना पड़ा। जिस दिन मेरा रिश्ता किया गया था उस दिन डैडी ने एक महत्वपूर्ण मुकदमा जीता था। जिस दिन वे लोग मुझे देखने आए थे, दिलीप का पीजी में के लिए सिलेक्शन हो गया था। सगाई वाले दिन ही शारदा का रिजल्ट आया था और वह बैंक में प्रोबेशनरी अफसर बन गए थे। सबका मुंह मीठा कराते हुए डैडी ने कहा था, शैल है तो मेरी बहन का लड़का, पर बचपन से इसी घर में रहकर मेरे बच्चों के साथ ही पला पड़ा है। एक तरह से घर का लड़का है। बहू के भाग्य में से आज उसकी भी मेहनत सफल हो गई। ऐसी सुलक्षणी बहू थी मैं, और आज 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 एकदम अपशकुनी हो गई। सुधी ने बताया कि औरतें कितने कठोर शब्दों में मेरी भर्त्सना कर रही थी कि माँ का कलेजा छलनी हो गया। दोबारा वहां जाने की हिम्मत नहीं पड़ी, और फिर जरूरत भी क्या थी। रिश्ता जो था वह अपने आप ही टूट गया। कितनी आसानी से सब ने इस कटु सत्य को स्वीकार कर लिया था। काश मैं भी उतनी आसानी से सब कुछ भूल पाती, मन के कागज को फिर से कोरा कर लेती। दिवाली आई और चली गई। एक दीपक के बुझते ही सारे दीप मेरे लिए अर्थहीन हो उठे थे। घर का वातावरण धीरे धीरे सामान्य हो चला था। मिलने जुलने वाले अब पहले की तरह आने लगे थे। इस दुर्घटना की चर्चा भी अब पहले की तरह फुसफुसाकर नहीं होती थी, बल्कि कुछ लोग तो माँ बाप पापा को बधाई देते, चलिए ईश्वर को यही मंजूर था तो यही सही। आप तो इस बात की खैर मनाइए कि भला बुरा जो भी होना था शादी से पहले हो गया, नहीं तो लड़की की जिंदगी तबाह हो जाती। तबाह होने में अब क्या कोई कसर बाकी थी? मुझे उन लोगों की बुद्धि पर तरस आता। हर बात का बस व्यवहारिक पक्ष ही देखेंगे, भावनाओं का तो इनके लिए जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं है। माँ भी तो कभी कभी कैसी अजीब बातें करने लगती। उन दिनों मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। दोपहर में पूरे घर में मैं और माँ, बस दोनों ही होते। तब माँ से कैसा तो डर सा लगने लगता। एक दिन पूछा, निधि तुम लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते थे? हम लोग कहाँ कहाँ नहीं गए थे माँ, सातों आसमान की सैर कराए थे हम लोग, मैं मन ही मन कहती। तुम्हें शायद बहुत सारे लोग देखते होंगे। शायद, यह तो होश ही किसे था। यह सब क्यों पूछ रही हो माँ? डर लगता है रे, कल को कहीं बात चले इन्हीं बातों का बतंगड़ ना बन जाए। अब शकुन का एक ठप्पा तो वैसे ही लग चुका है। तुम क्या मेरी दोबारा शादी के लिए सोच रही हो माँ? दोबारा से क्या मतलब? शादी तो पहली बार ही होगी ना? सच तो है, शादी तो पहली बार होगी, और मेरे साथ जो घट गया वह क्या था, केवल एक दुस्वप्न? निधि, माँ एक दिन पास आकर बैठ गई। निधि एक बात पूछनी थी रे। कौन सी माँ? तुम लोग मेरा मतलब है तुम और दीपक। माँ एकदम चुप हो गई। पूरी बात कहो ना माँ, मैं और दीपक। मेरा मतलब है तुम लोग किस सीमा तक बढ़ गए थे? मैंने माँ की ओर देखा, प्रश्न पूछकर जैसे वह खुद ही संकोच में गड़ गई। उसी समय पोस्टमैन ने आवाज दी,
वह जैसे जान छुड़ाकर भाग खड़ी हुई। माँ के प्रश्न का क्या उत्तर था मेरे पास? कैसे कहती कि माँ, सीमाएं तो सारी कब की टूट चुकी थी, वहां तो प्रणय का सार्वभौम साम्राज्य स्थापित हो चुका था। माँ के भयाकुल मन को भली भांति पढ़ सकती थी मैं। हम लोगों के उस स्वच्छंद विचरण का उन्होंने शुरू से विरोध किया था, पर पापा ने उन्हें डांट दिया। बोले थे, इस तरह मना करना उन लोगों पर अविश्वास करने जैसा होगा। आखिर उसके भी माँ बाप है, पर वे लड़के के माँ बाप हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? सगाई के बाद अब तो निधि की भी एक तरह से उनकी ही हो गई है। अब जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं, उनकी भी है। पर माँ का मन फिर भी आशंकित ही रहा। पहले दिन हमारे साथ सुधी को भेजा गया, दूसरे दिन उसने साफ मना किया, तो किसी तरह अजय को तैयार किया गया। लेकिन पापा ने ही एक अध्यादेश जारी कर उस सारी व्यवस्था को निरस्त कर दिया। बोले, लड़का 2 साल विदेश रहकर आया है, यहाँ भी खुले वातावरण में पला है। तुम्हारी दकियानुसी से वेफर गया तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। उस दिन हम लोग अकेले ही गए, घूम घाम कर लौटे तो रात के 11 बज रहे थे। तब पापा ने बड़े प्यार से दीपक को समझाया था, देखो बेटे, शहर का माहौल कुछ ठीक नहीं है, तुम लोग देर तक बाहर रहोगे तो निधि की माँ को टेंशन हो जाती है। यू नो शी इज वेरी नर्वस बाय नेचर। मुझे लेकर माँ उन दिनों तनाव में जी रही थी। अब इस हादसे के बाद फिर वह तनाव से घिर गई थी। कई काल्पनिक भय उन्हें घेर कर बैठ गए थे। दिन भर वह मेरे इर्द गिर्द मंडराती रहती, कुरेद कुरेद कर ऊट पटांग प्रश्न पूछती। उनकी ममता एक संभावित खतरे से आतंकित हो रही थी, इसलिए छटपटा रही थी। और माँ का भय निर्मूल नहीं था। बहुत जल्दी ही इसका पता लग गया और पल भर को जैसे मेरी चेतना भी लुप्त हो गई। फिर बहुत साहस करके मैंने यह कुसंवाद सुधी की मार्फत माँ तक पहुंचाया। मुझे लगा था माँ सुनते ही बेहोश हो जाएंगी या चीख पुकार मचाकर सारा घर सिर पर उठा लेंगी, मुझे कोसेंगी, अपनी किस्मत को रोएंगी और भी जाने क्या क्या। पर ऐसा कुछ ना हुआ। घर का वातावरण वैसे ही शांत बना रहा, एक बुलबुला भी नहीं फूटा। मैंने स्वस्ति की सांस ली। इसका अर्थ था माँ ने इस आघात के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था। 24 घंटे शांति से निकल गए। दूसरे दिन सुबह माँ ने सहज स्वर में कहा, निधि, सूटकेस तैयार कर लिया, 12:30 की गाड़ी है। कौन सी गाड़ी? पठानकोट एक्सप्रेस। हम लोग नासिक जा रहे हैं, प्रभा मौसी के पास। क्यों? अब इस क्यों का कोई जवाब है? माँ ने खींच कर कहा। फिर दूसरे ही क्षण बोली, एक बार प्रभा मौसी को ठीक से दिखा लेते हैं, यदि कुछ ऐसा वैसा हुआ तो वहीं रफा दफा कर देंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। घर के डॉक्टर का यही फायदा होता है। मुझे लगा किसी ने दहकती सलाखों से मेरी कोख दाग दी हो। माँ, मैंने कांपती आवाज में कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। और मैं एकदम पलटकर कमरे से बाहर निकल आई। माँ पहले तो फटी फटी आंखों से मुझे देखती रह गई, फिर उन्होंने दौड़कर मेरा रास्ता रोक लिया और पूछा, नहीं जाना है मतलब नहीं जाना सो नहीं जाना। तो यह कहो ना, यहीं बैठकर सबके मुंह पर कालिक पोतनी है। कहते हुए माँ का चेहरा इतना विकृत हो गया कि पल भर को लगा नहीं कि वह मेरी माँ है, दूसरी ही कोई औरत है। पर तुरंत ही उन्होंने अपने आवेश पर काबू पा लिया और पूर्ववतः दुलारते हुए कहा, जिद नहीं करते बेटा, अभी ज्यादा देर नहीं हुई, सब आसानी से सुलझ जाएगा। ऐसा ना हो कि एक गलती सारी जिंदगी को नासूर बना दे। मैंने कोई गलती नहीं की है माँ, मैंने तैश में आकर कहा। जो कुछ हुआ है उसमें मेरा दोष कितना था? फिर यह किस अपराध की सजा मुझे दी जा रही है? दोष तुम्हारा नहीं था बेटे, तुम्हारी उम्र का था। तुमने कोई गलती नहीं की। कसूरवार तो हम लोग हैं जो इतनी छूट दिए गए। ऋषि मुनियों के मन भी वश में नहीं रहते, फिर तुम लोग तो निरे बच्चे थे। नहीं माँ, दोष उम्र का नहीं, एकांत का भी नहीं। मेरे संस्कार इतने खोखले नहीं है, पर सामने वाला व्यक्ति मेरा वाग्दत्त पति था और उसने क्या? माँ ने अधीर होकर पूछा। उसने अपने प्रेम का प्रमाण मांगा था। माँ हतबुद्धि होकर देखती रह गई। मैंने कोई व्यभिचार नहीं किया माँ, संपूर्ण मन से अपने देवता के आगे समर्पण किया था। और अब अगर उस प्रणय निवेदन का उत्तर साकार होकर मेरे भीतर उपजा तो वह भी मुझे स्वीकार है। मैं उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करूंगी, किसी को उसके साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। नासिक के टिकट लौटा दिए गए थे, पर मैं जानती थी कि यही अंत नहीं था, बल्कि यह तो शुरुआत थी एक अनहोने संघर्ष का। श्री गणेश था। माँ एकदम चुप हो गई थी। पता नहीं चल रहा था कि वह मुझसे तटस्थ है या रुष्ट। सुधी मुझसे कटने लगी और मैं पापा से कतराने लगी। इतना सब हो जाने के बाद उनके सामने निकलना दुभर होने लगता। अपने ही घर में, अपने ही आत्मीय स्वजनों के बीच में मैं अकेली पड़ गई थी। इस एकांतवास से घबराकर मैंने एक दिन अचानक सांत्वना के घर की राह ली।
जैसा कि मेरा अनुमान था, वह घर पर नहीं थी। उतनी बड़ी कोठी में आंटी अकेली थी। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर विस्मय और करुणा के भाव तैर गए। आंटी जरा फोन करूंगी, मैंने कहा। उनकी स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना अंकल की स्टडी में चली गई। जब मैंने कमरे का दरवाजा धीरे से बंद किया, तब भी वह उसी विस्मित मुद्रा में मुझे देख रही थी। डायल करते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। बहुत हिम्मत जुटाकर आई थी, पर जैसे ही उधर हेलो की आवाज आई, मेरी जीभ तालू से चिपक गई। घबराहट में यह भान न रहा कि यह वही आवाज है जिसकी तलाश में मैं यहाँ तक आई हूँ। हेलो। उधर से दोबारा आवाज आई, मिसेस प्रसाद स्पीकिंग। और मैंने अपनी सारी शक्ति बटोरकर कह डाला, मम्मी जी, मैं निधि बोल रही हूँ। अब सन्नाटा छलांग लगाकर उस ओर पहुंच गया। रिसीवर से कान लगाए जैसे मैं अपनी ही धड़कन गिनती रही। थोड़ी बड़ी देर बाद उधर से थकी सी बुझी सी आवाज आई, कहो। उस स्वर में कोई आग्रह नहीं था, निमंत्रण नहीं था, बल्कि एक बेजारी सी थी। मेरा नाम सुनने के बाद वह रिसीवर लिए खड़ी रही। मेरे लिए यही बहुत था। अपनी सारी व्यग्रता, आकुलता स्वर में उड़ेलकर मैंने कहा, मम्मी जी, आपसे जरूरी बात करनी है, अकेले में। बताइए कब मिलेंगी और कहाँ मिलेंगी। वह फिर कुछ देर तक चुप रही, शायद सोच रही हूँ। मैं न्यायालय में निर्णय की प्रतीक्षा में खड़े अभियुक्त की तरह सांस खींचे रही। अंतहीन प्रतीक्षा के बाद वह बोली, उन्होंने एक पता दिया। दिन और समय निश्चित करके जब मैंने फोन नीचे रखा, तब मेरी समूची देह उत्तेजना से कांप रही थी। ये मेरे विजय के क्षण थे। हवा में तैरते हुए मैं घर लौटी। सुधी बरामदे में बैठी कुछ पढ़ रही थी। पद चाप सुनकर उसने सिर उठाया और फिर पुस्तक में डूब गई। और कोई दिन होता तो मैं दौड़कर उससे लिपट जाती, अपनी कारगुजारी का बयान करती, पर हम दोनों के बीच की अंतरंगता पता नहीं कहाँ एकदम विलीन हो गई। मैं भी चुपचाप उसके पास से गुजर गई। अपने कमरे में बैठकर अपनी खुशी अकेले ही पीती रही, अपने संशय अपने आप ही बुनती रही। फोन पर मम्मी जी की थकी बुझी आवाज से ही परिचय हुआ। प्रत्यक्ष देखा तो लगा मूर्तिमंत करुणा मेरे सामने खड़ी है। मेरी स्मृति में बसी गरिमामय संपन्न व्यक्तित्व की वह छाया भर रह गई थी। मुझे देखते ही उन्होंने अंक में भर लिया। लगा जैसे इस स्नेहिल स्पर्श के लिए जाने कब से तरस गई। मैं उनके कंधे पर सिर रखकर सुबकती रही और वह मेरे सिर पर, पीठ पर हाथ फेरती रही। एक ही दुख में बिंधी हुई दो आत्माएं एक दूसरे को सांत्वना दे रही। सारा घर सन्नाटे में डूबा रहा। मेरे लिए दरवाजा खुलकर मम्मी जी की जो सखी भी पता नहीं कहाँ अंतर्धान हो गई थी। उस नीरव एकांत में बस हमारी सिसकियां की आवाज ही गूंज रही थी। पता नहीं कितनी देर बाद मुझे चेत हुआ। उनसे कुछ हट कर बैठते हुए मैंने कहा, मम्मी जी, एक जरूरी बात थी, फोन पर बतलाना मुश्किल था, इसलिए। मुझे मालूम है। क्या? वही जो तुम कहने आई हो। आपको किसने बताया? तुम्हारी माँ ने। माँ आपसे मिली थी? हाँ, खास तौर पर मिलने आई थी, बहुत कुछ सुना कर गई। ओह नो, मैं उन्हें दोष नहीं देती निधि। उनकी जगह मैं होती तो शायद इससे भी ज्यादा बवेला मचाती। गलती हम लोगों की ही थी, बल्कि मेरी भी थी। इस विश्वास से उन लोगों ने बिटियां हमें सौंपी थी, उस विश्वास की रक्षा ना हो सकी। अब मरने वाले के लिए क्या कहूँ, शायद मेरे ही संस्कारों में कहीं खोट रह गई होगी। उनकी यह पश्चाताप वाणी मुझसे और नहीं सुनी गई। उनके मुंह पर हाथ रखकर मैंने कहा, प्लीज मम्मी जी, उनके लिए कुछ मत कहिए। संस्कार इसमें कहाँ आते हैं? क्या मेरी माँ ने मुझे कोरा ही गढ़ा था? शायद वह जाना हम लोगों की नियति थी, बह गए। हाँ, और उसने भी यह थोड़े ही सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बोलते बोलते उनका कंठ बीच में ही अवरुद्ध हो गया। पहले कभी उन क्षणों के बारे में सोचती थी तो लज्जा और ग्लानि से भर उठती, पर उस दिन वह दारुण समाचार सुना तो होश आने पर सबसे पहले अपने को धन्यवाद दिया। कितना अच्छा हुआ कि मैंने इनकी इच्छा का अनादर नहीं किया, नहीं तो यह शूल मुझे उम्र भर सालता रहता। पता नहीं क्या सोचकर मम्मी जी ने मुझे खींचकर गले से लगा लिया। शायद अपने दिवंगत पुत्र की ओर से कृतज्ञता व्यक्त कर रही थी। मम्मी जी, उनकी भावनाओं का दामन थामकर मैंने कहा, मैं आपके दीपक का अंश लेकर आपके पास आई हूँ, किसी तरह इसे बचा लीजिए। एक बार वह धरती पर आ जाए फिर तो मैं 100 तूफानों का सामना कर लूंगी, लेकिन तब तक कोई मुझे चैन से जीने नहीं देगा। सब उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। जिंदगी बहुत बड़ी है बेटे, सिर्फ भावनाओं के सहारे उसे जिया नहीं जा सकता। तुम्हारे माँ बाप ठीक कहते हैं, जीने का अवलंब पास में हो तो आदमी कैसे भी जी लेता है। मम्मी जी, बहुत आशा से आपके पास आई थी, पर लगता है मेरा रास्ता अब मुझे ही खोजना होगा। आप भी उन खेमों में शामिल हो गई। खैर, मैं उठकर चल दी। मम्मी जी क्षीण स्वर में पुकारती ही रह गई, पर मैंने मुड़कर देखा नहीं। घोर हताशा लिए मैंने घर में प्रवेश किया और दरवाजे पे ही सुधी का सामना हो गया। कहाँ गई थी?
उसने रूखे स्वर में पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया तो वह मेरे पीछे पीछे कमरे में चली आई। सांत्वना के यहाँ तो नहीं थी तुम? मैं देखा ही। जब मैं वहां गई ही नहीं तो होती कैसे? तुम्हारा जाना बेकार था। कम से कम बताकर तो जाया करो। हमें बेवकूफों की तरह इधर उधर दौड़ाया जाता है, मोहल्ले में एक तमाशा सा हो जाता है, उसने कसेले स्वर में कहा। लेकिन जरा सी देर में इतनी भाग दौड़ करने की जरूरत ही क्या थी? माँ से पूछो, उन्हें तो जरा सी देर में बावड़ी कुएं सबका शक होने लगता है। मैं एकदम माँ के सामने जाकर खड़ी हुई। इच्छा हुई पूछूं, माँ तुम सचमुच घबरा गई थी क्या? क्या तुम सचमुच मेरे लिए मम्मी जी से लड़कर आई थी? माँ ने एक बार नजर भरकर मुझे देख लिया और फिर अपने काम में जुट गई। उनका चेहरा वैसा ही सपाट बना रहा। मैं नितांत असहाय अकेली बनी हुई उन्हें देखती रही। दीदी कोई आया है, सुधी ने आकर बताया। कौन है? अब आप ही जाकर देख लीजिए ना, उसने बेजारी से कहा तो उठना ही पड़ा। पर्दे की आड़ से झांक कर देखा तो दिलीप थे। कभी दिलीप का नाम लेते ही सुधी के गाल सुर्ख हो गुलाब हो उठते। सगाई के दिन अपने पराए सभी ने पापा से कहा, अब सुधी के लिए और कहाँ भटकेंगे, आप एक ही मंडप में एक ही घर में दोनों को ब्याह दीजिए। योजना बुरी नहीं थी, पर बाद में दीपक ने ही एक दिन बताया था कि दिलीप ने अपनी एक सहपाठिनी से वचनबद्ध है। अभी घर पर बताया नहीं है, ठीक समय की प्रतीक्षा कर रहा है। तब से बात आई गई हो गई थी। उसके बाद तो खैर। दिलीप मेज पर रखी पत्रिकाएं उलट पुलट रहे थे। मेरी आहट पाते ही चौंक पड़े, खड़े होकर नमस्ते की और फिर बैठ गए। एक लंबा मौन हम दोनों के बीच पसर गया। बड़ी देर बाद उन्हें स्वर मिला, कैसी है? अच्छी हूँ। फिर वही चुप्पी। वह बेमतलब कुर्सी पर आसन बदलते रहे। मैं कालीन का डिजाइन देखते रही। उन्होंने ही फिर साहस किया, एक जरूरी बात करनी थी। क्या कहीं थोड़ी सी प्राइवेसी मिल सकेगी? मेरा मतलब है, चलिए छत पर चलिए, मैंने कहा और एकदम उठकर चल दी। पर्दे से झांकती हुई आंखों का और दीवार से लगे कानों का उनकी तरह मुझे भी एहसास हो गया। छत पर एकदम एकांत था। गुनगुनी धूप थी। एक छोटी सी खटिया पड़ी थी जिस पर लेटकर माँ कभी कभी धूप सेक लिया करती थी। उनके लिए वह खटिया बिछाकर मैं मुंडेर पर बैठ गई। कहिए, मैंने कहा। पता नहीं क्यों छत पर आते ही मेरा सारा संकोच तिरोहित हो गया था। अब तो बल्कि दिलीप जी अपने असमंजस में से उबरने के प्रयास कर रहे थे। मेरी प्रश्नवाचक दृष्टि की चुभन को वह अधिक देर तक सहन न कर सके। बेवजह गला साफ करते हुए बोले, समझ में नहीं आ रहा बात कहाँ से शुरू करूं। आप निसंकोच कहिए। आप तो जानती है ना मैं डॉक्टर हूँ। इस तरह के केसेस तो रोज ही देखने सुनने में आते हैं, पर जब अपना कोई इन्वॉल्व होता है तो आभारी हूँ कि आपने हमें अपना समझा। मेरी इस बात से वह एकदम अप्रतिभ हो उठे। फिर दूसरे ही क्षण एकदम तनकर बैठ गए। सोच लिया होगा कि इस तरह ढीली ढाली मुद्रा से अब काम नहीं चलेगा। जैसे मुझे जताते हुए बोले, देखिए आज यहाँ मैं सिर्फ डॉक्टर की हैसियत से आया हूँ। सुना था कि आप परेशानी में हैं, इसलिए बताने आया था कि एक दो नर्सिंग होम्स मेरी जानकारी में है। वहाँ फीस भी माकूल लगेगी और प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। आप लोग पसंद करेंगे तो मैं खुद आपके साथ चला चलूँगा। क्या आप अपनी माँ के दूध बनकर आए हैं? जी नहीं, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पर ही आया हूँ। तो फिर मेरी बात सुन लीजिए। ना मैं किसी परेशानी में हूँ, ना मुझे उससे छुटकारा पाने की व्यग्रता है। वह कुछ कहने को हुए तो मैंने इशारे से उन्हें चुप करते हुए कहा, देखिए आप एक डॉक्टर हैं, इसलिए मनुष्य के शरीर को भीतर बाहर से जान लेते हैं, पर उससे भी अंदर होता है एक मन। उसकी थाह आप लोगों को कभी नहीं मिल सकती। आप नहीं जानते कि औरत किस्तों में प्यार नहीं करती, अपने को जब भी देती है संपूर्ण रूप से देती है। मैंने भी केवल तन नहीं दिया था, मन भी दिया है। मैंने कोई पाप नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, केवल प्यार किया है। उसके परिणाम को सहने की क्षमता है मुझ में। तुम्हारे स्वर्गवासी भाई का उपहार समझकर ही मैंने उसे स्वीकार किया है। मेरे इस लंबे वाक्य के बाद दिलीप कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, निधि जी डायलॉग तो आपने बहुत अच्छे दिए हैं, किसी नाटक या उपन्यास में बहुत अच्छी तरह फिट भी हो सकते हैं, पर जिंदगी नाटक या उपन्यास नहीं है, एक कड़वी सच्चाई है। आप जानती हैं, आपकी इस भावुकता को, जिद को सच्चाई का जामा पहनाने के लिए एक निरीह प्राणी की बलि दी जा रही है। किसकी? आपकी? नहीं, इतनी बड़ी बात कहने की जरूरत मम्मी नहीं मुझसे कर सकती। उन्होंने तो वही तीर फेंका जहां से वह जानती थी कि बूमरंग की तरह वह लौटकर नहीं आएगा। मतलब उन्होंने शैलदा से अनुरोध किया कि वह आपके होने वाले बच्चे को अपना नाम दे। हाय, मम्मी जी ने मेरे लिए इतनी। आप तो जानती हैं ना, इस हादसे से मम्मी थोड़ा संतुलन खो बैठी हैं। आपकी इस खबर से उनका रहा सहा विवेक भी जाता रहा। अब तो उन्हें दीपक के बच्चे का मुंह देखने की धुन सवार हो गई। आप दोनों मिलकर एक गरीब आदमी की जिंदगी तबाह करने पर तुली हुई हैं। तो आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं शैलदा?
शैलदा ने तो भी नहीं मना, वो भी तो मना कर सकते थे ना। यही तो एक मुसीबत है, वह मना नहीं कर सकते। मम्मी के एहसानों से इतना दबे हुए हैं कि कभी उनके सामने सिर उठाकर कुछ कहने का साहस उनमें नहीं है। मम्मी यह बात अच्छी तरह जानती हैं कि एक बार मैं या दिनेश उनकी बात टाल सकते हैं, पर शैलदा यह हिमाकत कभी नहीं करेंगे। फिर उनके मन में यह अपराध बोध भी उस दिन उनकी आंखों के सामने ही मौत झपट्टा मारकर भैया को ले गई और वह कुछ नहीं कर सके। क्या कोई कुछ कर सकता है? ठीक कह रही हैं आप, लेकिन जहाँ सभी लोग तर्क और विवेक को ताक पर घर धरे बैठे हों, वहाँ बात करना ही व्यर्थ है। उनके घर पर और लोग भी तो होंगे, वे मान जाएंगे। घर पर कौन है? मेरी बुआ भर है, 2 बहनें जिनकी शादी होनी है। 40,000 की तुच्छ रकम के सहारे उनके मन को मोड़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उन्हें केवल आपके अपशुकनी होने का डर था। मम्मी ने उन्हें समझा दिया कि शैलदा के लिए तो आप हमेशा ही शुभ रही हैं। सगाई के दिन ही उनका रिजल्ट निकला था। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी उनका बच निकलना इसी बात की ओर संकेत करता है। और वह मान गई? हाँ, मान गई। दिलीप के जाने के बाद बड़ी देर तक मैं छत पर बैठी आसमान को ताकती रही। मन में इतना कुछ उथल पुथल हो रहा था। शैलदा के साथ विवाह की बात सुनकर एक बारगी मैं पत्थर हो गई थी, पर उस प्रस्ताव के पीछे झांकती मम्मी जी की व्यग्रता के विषय में सोच सोचकर मन विहल होकर उनके चरणों में झुका जा रहा था। और फिर ये 40,000 कहाँ से लाएंगे पापा इतने सारे रुपए? जब दीपक का रिश्ता किसी ने सुझाया था तभी पापा ने कानों पर हाथ रख लिए थे। ना बाबा, उतने बड़े घर की सीढ़ी चढ़ने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तब उन्हीं परिचितों ने एक आश्वस्त किया था कि पैसों का लालच उन लोगों को नहीं है, वे तो केवल अच्छे परिवार की सुंदर और सुशील कन्या भर चाहते हैं। और गलत नहीं कहा था उन्होंने, पर विधाता को शायद कुछ और ही मंजूर नहीं तो इतनी आसानी से निपट जाए। तभी तो नीचे से माँ ने खाने के लिए आवाज दी थी। तब जाकर मेरी तंद्रा टूटी। नीचे आकर देखा सब लोग अपने अपने ठिकानों पर जा चुके हैं। मेज पर केवल 2 ही थालियां लगी हुई थी। हम दोनों के बीच इन दिनों संवादहीनता की सी स्थिति बन गई थी, इसलिए माँ के साथ अकेले खाते हुए बड़ा संकोच हो रहा था। माँ, 2-4 कौर किसी तरह पानी की घूंट के साथ नीचे उतारने के बाद मैंने बात शुरू की। माँ, 40,000 रुपयों में मेरी आत्मा का सौदा तय करने से पहले कम से कम मुझे पूछ तो लेते आप लोग। माँ ने एक बार आंख उठाकर मुझे देखा, फिर उसी निर्लिप्त भाव से दाल चावल मिलाने लगी। माँ, मैं इस तरह अपनी अस्मिता का गला नहीं घोट सकती। आत्मघात से इससे कई अच्छे तरीके मेरे सामने हैं। तो मर जाओ ना, जीता जी हमें मारने पर क्यों तुली हो? माँ एकदम गरजी। मैं हत बुद्धि सी उन्हें देखती रह गई। उनका चेहरा तमतमाया हुआ था, आंखों से आग बरस रही थी, नथुने फूले हुए थे। अपनी स्नेहमयी माँ का यह विकराल रूप देखकर मैं एक बारगी सहम ही गई। बात क्या करती, उनकी ओर तो देखने का भी साहस मुझे नहीं था। यह नहीं करेंगे, वह नहीं करेंगे, आखिर करोगी क्या? यह भी तो बताओ। तुम्हारी इस अनोखी जिद के लिए हम सब कुएं में कूद जाएं या फांसी लगा ले? कभी यह भी तो सोचा होता कि एक बहन और है घर में, कल को उसकी भी शादी होनी है। हम कौन सा मुंह लेकर लड़के वालों के दरवाजे जाएंगे, बताओ तो। उस बमबारी को सिर झुकाकर सह लिया मैंने। ठीक ही तो था। अपनी खुशी के लिए मैं सुधी के जीवन के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकती थी। या इसी कारण सुधी मुझसे इन दिनों कट गई थी? उसका आहत तो या अहित मैं सोच भी ना सकती थी। उदर में 2.5 मास का गर्भ और मन में परिजनों के प्रति अपार वितृष्णा लेकर मैंने एक सुमुहूर्त में शैल जी, अब शैलदा कैसे कहूं मैं, उनका वर्ण किया। नव परिणित पति की सनिकट उपस्थिति में से उदासीन में निर्लिप्त भाव से बाद के विधि विधान करती हुई सपाट स्वर में विवाह मंत्रों का अनुच्चार करती रही, पर उन मंत्रों में मुझे कहीं से भी नहीं छुआ। मन पथरा गया था। लोगों से सुना कि समारोह बड़ा शानदार था। इस विवाह में दोनों पक्षों ने जिस सूझबूझ और समझदारी का परिचय दिया उसकी भी बहुत प्रशंसा हुई। मैंने सारी चर्चा को इतने तटस्थ भाव से सुना जैसी कि वह किसी और के विवाह का प्रसंग हो। विदा के बाद मुझे सीधे शैल जी के गांव ही ले जाया गया। वहां मामी जी, अब मम्मी जी नहीं कह सकती थी, उन्होंने ही मेरा परिचय किया। वह ही मुझे अंक में भरकर भीतर लिवा ले गई। औरतों के उस हुजूम में केवल 2 चेहरे ही पहचाने से लग रहे थे, रमा और उमा। उस बार सगाई के समय ये दोनों मेरे पास ही मंडराती रही थी, पर इस बार दूर से ही टुकुर टुकुर ताकती रह गई। द्वार छिकाई की भी बस एक रस्म भर हुई। न हंसी, न ठट्टा, न मान, न मनोहार। उमंग तो मेरे मन में भी नहीं थी, पर इतने ठंडे स्वागत की तो अपेक्षा नहीं की थी मैंने। मामा के द्वार मंडप नहीं डलता, इसी से शायद शादी गाँव से की गई थी। सारे कुलाचार संपन्न होते ही हम लोग दूसरे दिन मामा जी
लोगों के साथ शहर आ गए। मुझे अपने कमरे में पहुंचाते ही मामी जी ने कहा, निधि, इब्राहिम से कह देती हूँ कि गाड़ी अभी गैराज में ना रखे, तुम्हें अपने घर से कुछ सामान लाना हो तो ले आओ, माँ से भी मिल लेना, फिर तुम लोगों को कल जाना भी है। कहाँ जाना है? गोवा हनीमून पर, उन्होंने कहा और एकदम मुंह फेरकर चली गई। समझ गई कि हनीमून की कल्पना से वह ज़्यादा खुश नहीं है। खुश तो खैर माँ भी नहीं हुई। बोली, इतनी दूर जाने की ज़रूरत क्या है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मैं हंस पड़ी। बोली, तुम लोग तो अजीब हो माँ, जब सचमुच डरना चाहिए था तब तो निश्चित बने बैठे रहे, और जब मैं अपने ब्याहता पति के साथ जा रही हूँ तब तुम्हें चिंता हो रही है। अरे वो बात नहीं है रे, लेकिन कैसे कैसे किस्से सुन रही हूँ आजकल, सोच कर ही दिल कांप उठता है। माँ, तुम लोगों ने बड़ी गलती की है। कैसी? पूरे 40 के 40,000 एक मुश्त थमा दी है। ठीक नहीं, आधी रकम रोक लेनी थी। उससे क्या होता? उससे मेरी सुरक्षा की गारंटी तो हो जाती। वर पक्ष को जता देते कि बाकी रकम दुल्हन की हनीमून से सकुशल वापसी के बाद मिलेगी। बस फिर तुम्हारी चिंता अपने आप दूर हो जाती, वह किसी और के सिर सवार हो जाती। माँ फिर कुछ नहीं बोली, समझ गई कि मैं हर बात का मखौल उड़ाने पर तुली हूँ। माँ का इस तरह भयाकुल होना उनके असीम वात्सल्य का द्योतक था। कभी यह मुझे गदगद कर देता था, पर आज मैं एकदम स्थित प्रज्ञा हो गई थी। सुनिए, आधी रात को मैंने ही मौन के उस घनीभूत कोहरे को भेदने का प्रयास किया। वह एक लंबी सी आराम कुर्सी पर अधलेटे कुछ पढ़ रहे थे। मेरी पहली आवाज़ तो उनके कानों तक पहुंची नहीं। दूसरी बार उन्होंने आंख उठाकर मेरी ओर देखा। मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। किस बात की? मेरी वजह से आपको यह अनचाहा संबंध स्वीकार करना पड़ा। वह अपनी जगह से उठे, पुस्तक तिपाई पर रखकर उस सजे सवरे पलंग के किनारे बैठ गए। निधि, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बोझ अनचाहा हो सकता है, पर इसे मैंने जिसकी वजह से स्वीकार किया है वह तुम नहीं हो, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी का कर्ज था मुझ पर, उससे उबरने के लिए यह संबंध जरूरी था। तुम होती या कोई और, कोई फर्क नहीं पड़ता। धक से रह गई मैं। पति के रूप में वह मेरे लिए अर्थहीन थे, पर मैं उनके लिए शर्त की एक धारा मात्र हूँ, यह मेरी कल्पना से परे था। अपमान से कानों तक लाल हो गई। लगा कि वे सारे फूल, सारी दीपमालाएं मेरा उपहास कर रही हैं। निधि, वह उसी गुर गंभीर स्वर में कहे जा रहे थे, बहुत सी बातें कहनी है तुमसे। वहाँ उतने लोगों के बीच शायद संभव नहीं होता, इसलिए तुम्हें यहाँ इतनी दूर ले आया हूँ। नहीं तो तुम जानती हो हनीमून का कोई मतलब नहीं है। एक और चोट। हे भगवान, क्या मुझे अब इसी तरह किस्तों में मरना होगा? एक बार की यह सब कुछ समाप्त क्यों नहीं हो जाता? तुम तो जानती हो मेरे पिता नहीं है, उन्हें गुजरे एक अरसा हो गया। वह जब जीवित थे तब भी उन्होंने हम लोगों को कोई सुख नहीं दिया, बल्कि दुख ही दुख दिया। इतनी बड़ी जमीन जायदाद के अकेले मालिक थे। लक्ष्मी के साथ आने वाली हर अच्छी बुरी आदत वह शिकार थे। उन्हीं के कारण धीरे धीरे सारी संपत्ति, यहाँ तक कि माँ के जेवर भी महाजन के यहाँ पहुँचते रहे। उनकी इन्हीं आदतों के कारण रात दिन घर में कलह मची रहती। जिस दिन मैंने 5वीं पास की थी, वह दिन आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। मैं कक्षा में प्रथम आया था, अपना प्रोग्रेस बुक लेकर खुशी खुशी घर पहुंचा था, पर दरवाजे में पांव देते ही मेरी सारी खुशी हवा हो गई। डर के मारे खून तक जम गया। सारा घर बिखरा पड़ा था, जैसे भूचाल आ गया हो। पिता साक्षात काल बने कमरे के बीचों बीच खड़े तबाही बक रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट झपट ली और पल भर में उसे चिथड़े कर दिया, और मैं असहाय बना देख रहा था। दूसरे ही क्षण उन्होंने ऐलान किया कि इसके बाद पढ़ाई खत्म, कोई काम धंधा ढूंढो और घर चलाओ। मैं 12 साल का ना समझ लड़का उनका यह आदेश सुनकर ही दहल गया। कौन देगा काम मुझे? क्या सचमुच होटल में जाकर कप प्लेटें धोनी होंगी या स्टेशन पर बोझा ढोना होगा? जिस बात को लेकर इतना हंगामा बचा था, लाचार होकर माँ को मैं माननी पड़ी। लड़कियों के कानों से सोने की बालियां निकालकर अम्मा ने उनके सामने फेंक दी, तब जाकर उनका रोष शांत हुआ। इस तरह सोने का वह आखिरी तार भी शराब की भेंट चढ़ गया। उनके बाहर जाते ही अम्मा ने हम तीनों को साथ लिया, बस पकड़ी और मामा जी के दरवाजे आकर खड़ी हो गई। मुझे जबरदस्ती मामी की गोद में बिठाकर बोली, भौजी, आज से तुम्हारे 4 लड़के हुए, प्यार से मार दो या आदमी बना दो। लड़कियों को तो मैं भूखी प्यासी रखकर भी पाल लूंगी, पर अगर लड़का बिगड़ गया तो मेरा बुढ़ापा भी खराब हो जाएगा। मामा जी ने उन दिनों वकालत शुरू ही की थी, ऐसी खासी आमदनी भी नहीं थी, पर मामी ने इस अतिरिक्त भार को खुशी खुशी स्वीकार किया। मुझे माँ का सा प्यार दुलार दिया, कभी अम्मा की याद नहीं आने दी, कभी मुझ में और अपने बच्चों में फर्क भी नहीं किया। बाहर
वाले तो जानते ही नहीं कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। एक बच्चे के लिए जो स्वस्थ वातावरण चाहिए वह मुझे मिला। इसी से आज जो कुछ हूँ बन सका हूँ वह उन्हीं की बदौलत हूँ। दीपक की मृत्यु के बाद पता नहीं क्यों मैं उनसे कतराने लगा। लगता था मैंने उनका अपमान, उनकी ममता का अपमान किया है। उन्होंने मुझे बेटे की तरह प्यार किया और मैंने उन्हें बेटे की लाश दी। इसी शर्म के मारे मैं अस्पताल से सीधा गांव चला गया था। वही वह एक दिन पहुंची, मुझे आंख में भरकर देर तक रोती रही, फिर अपनी ममता का वास्ता देकर बोली, शैल बड़ी उलझन में फंस गई हूँ रे, क्या मेरी एक बात मानेगा? मैंने कहा, मामी तुम्हारे मुझ पर इतने उपकार हैं कि प्राण भी मांग लो तो मना नहीं करूंगा। मैं बोली, शैल मुझे प्राण नहीं तुम्हारे नाम चाहिए। क्या दीपक के बच्चे को तुम अपना नाम दे सकते हो? पल भर को कमरे में सन्नाटा छा गया, मेरी सांस रुक गई। कुछ देर बाद मैंने आंख उठाकर देखा, वह एकटक मुझे देख रहे थे। तो यह मेरी कहानी है, उन्होंने जैसे उपसंहार किया। बहुत अच्छी तरह शायद मैं नहीं कह पाया, फिर भी आशा है कि मेरे अनगढ़ वक्तव्य को तुमने समझ लिया होगा। शादी चाहे तुम पर लादी गई हो या मुझ पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस रिश्ते को निभाना है, कम से कम कुछ दिनों के लिए तो यह नाटक करना ही है। अपना मोड ऑफ कंडक्ट क्या हो यही तय करने के लिए तुम्हें इतने दिन लाया हूँ। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, पर एक प्रार्थना है, मेरी दुखियारी माँ को यह कभी ना पता चले कि मैं जानबूझकर ठगा गया हूँ, बस इतना ही। 2 दिन बाद ही हम लोग वहां से लौट आए। मामा जी की विशाल कोठी के एक कमरे से हमने पति पत्नी के रूप में अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की। छत पर बना हुआ यह कमरा खास तौर से हमारे लिए सजाया गया था। यह उन 3 कमरों में से था जो मामा जी ने अपने बच्चों के लिए बनवाया था। हर कमरे के साथ छोटी सी बालकनी और टॉयलेट था। एक कमरा इस समय दिलीप के पास था और दूसरा मेहमानों के लिए। मामा जी का स्वास्थ्य इन दिनों नाजुक चल रहा था। रात में मामा मामी को अकेला छोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए दीनू उस्ताद नीचे शिफ्ट कर दिए गए थे। घर भर में इस समय सिर्फ दिनेश ही था जिससे मैं खुल सकी थी। बहुत ही प्यारा लड़का था। बहुत जल्दी उसने इस नए रिश्ते को स्वीकार कर लिया और लोगों से तो मुझे बहुत डर लगता था। पति देवता तो सौजन्य की प्रतिमूर्ति थे, पर उनकी यह अतिशय सदाचारण कभी करुणा और कभी तिरस्कार उपजाती। इससे तो बल्कि लड़ाई झगड़ा होता रहता तो ठीक रहता। एक थे दिलीप जी जो हरदम मुझे खूंखार आंखों से घूरते रहते। इस घर में जो मैंने अनधिकृत प्रवेश पा लिया था वह उसे माफ नहीं कर पाए थे। मामा जी ने तो मुझसे एक बार बात भी नहीं की। उनके लिए घर की निर्जीव वस्तु में से मैं जैसे एक और वृद्धि हो गई। उनकी यह उपेक्षा बेहद अपमानजनक थी, पर इस कड़वे घूंट को पिए बिना चारा भी नहीं था। हाँ, मामी जी बहुत प्यार करती थी। लगता था जैसे सबके हिस्से का लाड़ दुलार दे रही हूँ। शुरू में तो अच्छा लगने लगा, पर बाद में लगने लगा कि प्यार का यह बोझ बहुत भारी है। वह मुझे पल भर भी आंखों की ओट से नहीं जाने देती। एक बार भी उन्होंने मुझे गांव में अम्मा जी के पास जाने नहीं दिया। मुझे कोई खास उत्सुकता भी नहीं थी। दिनेश ने बताया कि वह तो हमारी व्यवस्था के नीचे के कमरे में करना चाहती थी, पर दिलीप नहीं माने। बोले, यहाँ दिन भर आवक जावक बनी रहती है, पल भर भी उन लोगों को एकांत नसीब नहीं होगा। मुझे एकांत का इतना मोह नहीं था, पर कमरे में चुपचाप लेटकर छत की ओर ताकना अच्छा लगता था। मामी जी जब तब ऊपर पहुंच जाती और झिड़क देती, दिन भर इस तरह सोया नहीं करते, जरा चलती फिरती रहा करो। जब कभी उनका बीपी बढ़ा हुआ होता तब नीचे से ही आवाज़ दे देती। उत्तर में मैं जब दंदना कर सीढ़ियाँ उतरने लगती तो डांट पड़ती, जरा धीरे चलो ना, कितनी बार कह चुकी हूँ। ऐसे समय कोई खासकर दिलीप सामने होते तो मैं शर्म से गड़ जाती। वह अजीब नज़रों से मुझे घूरने लगते, जैसे मेरी फजीहत कर रहे हों। खाने के संबंध में मैं भी उनकी 100 हिदायतें होती थी। रोज मेरे लिए फरमाइशी नाश्ता बनता। कई बार लगता महाराजिन पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी, पर मामी जी जैसे अपने आपे में नहीं थी। नई नई शादी हुई थी, रोज ही कहीं ना कहीं से निमंत्रण आता। इस गुमसुम से व्यक्ति के इतने सारे दोस्त होंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। दोस्तों के बीच वह जिस तरह खुलते थे वह तो सचमुच देखने की चीज थी। मुंह से चाहे जो कहते, लाख मामा मामी के लाड़ प्यार का बखान के पर उस घर में उनका व्यक्तित्व कुंठित हो गया था, यह बात तय थी। पर उन्हें इस तरह उन्मुक्त देखने के अवसर बहुत कम आते थे। आधे निमंत्रण तो मामी जी दूर का बहाना करके ही लौटा देती थी। जाना भी होता तो कार से में ही जाने के लिए मजबूर करती। उनके फरमान के बाद अपील की गुंजाइश भी नहीं थी, और अपील करती भी कौन? इब्राहिम की उस परिस्थिति में ये कार में बेहद बंधा बंधा महसूस करते। फिर अपने मध्यम वर्गीय दोस्तों पर कार का रौब डालना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इस दम घोटू माहौल में दिनेश ही मेरा संबल था साथी। जब भी समय मिलता
हम लोग ताश या लूडो खेलते। वह मुझे पत्रिकाएं लाकर देता, कॉलेज की दोस्तों की गप्पे सुनाता। घर का उदास वातावरण उस समय भारी पड़ रहा था, इसलिए शायद उसकी मुझसे पटरी बैठ गई थी। वह घर पर नहीं होता तो लगता जैसे घर की रौनक चली गई है। मन तब बेहद उदास हो जाता। मामी जी की नज़र बचाकर मैं कमरे में आ जाती और कुर्सी पर बैठकर छत का विस्तार देखती रहती। कई बार समय का पता ही नहीं चलता। ऐसे में पता नहीं कहाँ से दिलीप जी प्रकट हो जाते और अपने मन की सारी कड़वाहट स्वर में घुलकर कहते, सूर्यास्त तो रोज होता है, कल देख लीजिएगा, इस समय जरा दादा के चाय नाश्ते का इंतजाम कीजिए। उनकी यह बात मन पर चाबुक की तरह पड़ती और मैं तिल मिला उठती। दिनेश दौड़ा दौड़ा कमरे में आया। भाभी जी जल्दी से मिठाई खिलाइए। किस बात की? दादा की प्रिया आ गई। वाह दीनू जी, तुम्हारे दादा की प्रिया आएगी तो क्या मैं मिठाई बांटूंगी? झोटा पकड़कर कहते कहते रुक गई। ये पता नहीं कब दरवाजे पे आकर खड़े हो गए। अपनी कही बात याद करके मैं शर्म से लाल होती। मेरी असमंजस भागकर इन्होंने स्ट्रेस स्वर में कहा, बहुत पहले नंबर लगा दिया था, आज हाथ में आई है। कहाँ है? मैंने शिष्टाचार निभाया। नीचे खड़ी है। मैंने उस वर्ग गैलरी में झाँककर देखा। ग्रे रंग का नया चमचमाता स्कूटर खड़ा था। नजर हटाई तो देखा ये मुझे देख रहे थे। पसंद आई? बड़ा प्यारा कलर है, घूमने चलोगी? चलिए। दरबार में अर्जी देनी थी। फौरन जवाब तलब हुआ। कहाँ जाना है? सिनेमा। कौन सा? वही, वो जानी दुश्मन, पास की टॉकीज में ही लगी है। रोज आते जाते पोस्टर देखते होंगे, तभी यही नाम जुबान पर आ गया। उसमें सुनते ही है भूत प्रेत है। पड़ोस की मनीषा बतला रही थी, तुम और दीनू देखाओ, यह फिल्म निधि के देखने के लिए नहीं है, दूसरी देख लेंगे, इन्होंने फुसफुसाकर कहा। यहाँ भी नहीं देखेंगे, दीनू ने बात आगे बढ़ाई। यूं ही घूम घाम कर लौट आएंगे। पर मम्मी इन्हें जाने तो दो ना, स्कूटर के उद्घाटन का सवाल है, मेरी मिठाई मारी जाएगी। अरे उद्घाटन तो हो गया ना, बैग से उसी पर तो लौटा है। ओफो मम्मी, तुम समझती क्यों नहीं? मैं सब समझती हूँ बेटे, पर आज अमावस के दिन नई गाड़ी पर नई नवली बहू को नहीं जाने दूंगी, समझे? तुम इतनी दकियानूसी कब से हो गई? होना पड़ता है कभी कभी। माँ बेटे में ठनती रही। ये कब चुपचाप बाहर चले गए पता ही नहीं चला और मैं गुमसुम बैठी टीवी देखती रही। मूड बेतरह उखड़ गया। 8 बजे गणेशी खाना लगने की सूचना देने आया तो धीरे से मना कर दिया। इच्छा नहीं हो रही थी, पर मामी जी खुद उठकर आई। अरे वह तो पिक्चर देखकर लौटेगा, तुम कब तक बैठी रहोगी? उनकी बात टाल नहीं सकी, पर कौर बार बार गले में अटकता रहा। उनका बुझा बुझा चेहरा याद आता रहा। रात देर तक पड़ती रही। दृष्टि बार बार घड़ी की ओर उठ जाती। पहले 9:15, फिर 10, फिर 10:30। हर कांटे के साथ मेरी धड़कन बढ़ी जा रही थी। नई गाड़ी पता नहीं ठीक से हैंडल कर पाए होंगे या नहीं। मद्रास वाले एक्सीडेंट के बाद से पाँव में थोड़ा दर्द रहने लगा है। कई बार एकदम जाम हो जाता है, क्या पता। और फिर मामी जी ने अमावस की याद दिलाई। अमावस को भला लोहे की चीज कोई खरीदता है? 11 बजे के बाद मुझसे नहीं रहा गया। उठकर दिलीप के कमरे तक गई। कमरे में गुप्त अंधेरा था। पिछली रात नाइट ड्यूटी थी, इसीलिए शायद जल्दी सो गए थे। भैया जी कौन है? उनिंदे स्वर में पूछा। क्या उत्तर दूं, समझ में नहीं आया, पर उत्तर की प्रतीक्षा उन्होंने नहीं की। डॉक्टर होने का यही तो फायदा है। बत्ती जलाकर एकदम सामने आ खड़े हुए। आप? वो बात यह है कि ना अभी तक नहीं लौटे। कहाँ गए हैं? शायद पिक्चर। शायद, उन्होंने व्यंग से दोहराया। फिर बोली, इसमें परेशानी क्या है, अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं। वह फर्स्ट शो में गए थे तो बैठ गए होंगे कहीं। क्या है ना कि शाम को जरा अपसेट होकर गए हैं और मैंने उन्हें सारा किस्सा सुना दिया। और आप इतनी देर बाद मुझे ये सब बता रही हैं, किस बात का इंतजार कर रही थी? उन्होंने कपड़े पहने और खटाखट सीढ़ियां उतर गए। थोड़ी देर बाद स्कूटर स्टार्ट होने की आवाज़ आई। मैं धम से वहीं उनके दरवाजे पर बैठ गई। सच तो है, इतनी देर तक किस चीज़ का इंतजार करती रही। बहुत बहुत देर बाद किसी ने कहा, आपके श्रीमान जी को पार्क से पकड़ कर लाए हूँ, जाइए उन्हें खाना खिलाइए। मैं नीचे उतरी तब तक ये खाना खुद ही ले चुके थे। मैं चुपचाप एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। दिलीप को नाहक परेशान क्यों किया? क्या उत्तर देती? कैसे कहती कि इतनी देर तक मैं आशंकाओं का कितना बड़ा बियाबन झेल चुकी हूँ। भयानक संभावनाओं ने मेरे मन को इस बीच किस बुरी तरह से मत डाला है। कह भी देती तो क्या कोई विश्वास करता? स्वयं मुझे भी तो विश्वास नहीं हो रहा था। इन्हें 10-15 दिनों की ट्रेनिंग के लिए जयपुर जाना था। बोले यहाँ अकेले रह लोगी, ना हो तो अपने घर ही कुछ हुआ कुछ दिन, मैं मामी जी से कह दूंगा। अपने घर मतलब अपनी माँ के यहाँ। शादी के बाद का घर अपना कहाँ रह जाता है। वह चुप हो गए। मैंने फिर कहा, कहो कहीं भी रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अकेलापन तो अब मेरी आदत बन चुका है। वह चुप हो गए। मैंने ही फिर कहा, कहीं भी रहूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अकेलापन अब मेरी आदत बन चुका है।
इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे ही दिन मामी जी ने फरमान दागा, दिलीप, निधि को शक्तिनगर छोड़ आना, कुछ दिन अपने भाई बहनों के साथ रह लेगी। दिलीप अस्पताल से लौटकर खाना खा रहे थे। बोले, भूख इतनी जोर की लगी कि आते ही खाने बैठ गया। तुम्हें बताना भूल ही गए। क्या? बुआ बीमार है, किशनगंज से आदमी आया था। तो मैं अभी वही जा रहा हूँ, सोचता हूँ कि बुआ की बहू को भी साथ ले जाऊँ। वह वहाँ जाकर क्या करेगी? वही तो आमतौर पर जो बहुएं करती हैं सास की बीमारी में। और फिर मेरी ओर मुड़कर बोले, मैं खाना खा रहा हूँ, तब तक आप तैयार हो लीजिए। हाँ, 2-4 दिन रहने की तैयारी से जाइएगा। मामी ने कुछ कहना चाहा, पर पता नहीं क्या सोचकर चुप लगा गई। वैसे भी दिलीप से थोड़ा डरती थी। मैं नीचे उतरी तब तक वह पोर्च में पहुंच चुके थे। मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए बोले, बैठिए। तो क्या मोटरसाइकिल पर लेकर जाएगा अब इसे? मामी जी ने कहा। डोंट वरी मामा, कुछ नहीं होता, फिर मैं हूं ना साथ में। मामी जी ने शायद कुछ और भी कहा, पर उनकी बात गाड़ी की घरघराहट में डूब गई। थोड़ी ही देर बाद हम लोग सड़क पर थे। करीब घंटा सवा घंटे के सफर के बाद हम लोग गांव में थे। ब्याह के बाद सीधे यहीं आए थे, पर अब कुछ भी पहचाना नहीं लग रहा था। जिस घर के सामने हम लोग रुके वह भी अनजाना सा लग रहा था। उन दिन तो तोरण, बंधनवार, मंडप, शामियाने, बिजली की असंख्य मालाओं के कारण इसकी छटा ही दूसरी थी। गाड़ी की आवाज सुनते ही रमा उमा दौड़कर आई, पीछे पीछे अम्मा जी भी। अरे, मुझे देखकर उनके मुंह से निकला, तुम्हारी बहू को लाया हूँ बुआ, अच्छी तरह सेवा करवा लो। दादा 4-8 दिनों के लिए बाहर गए हैं, इस मौके का लाभ उठाओ। ठहर, इसे अभी यहीं रोके रखना, कहते हुए अम्मा जी शायद राई नून लेने अंदर चली गई। पीछे पीछे लड़कियां भी। इस फरेब की क्या जरूरत थी? मैंने दबी जबान से मगर सख्त लहजे में कहा। मैं वैसे भी चली आती। फरेब आपके लिए नहीं, मम्मी के लिए किया था। आखिर इस बेचारी का भी तो कुछ दिन हक बनता है। कुछ देर बाद बोल बतियाकर दिलीप वापस हो लिए। मुझे लगा जैसे सुनसान जंगल में मुझे अकेला छोड़ गए हूँ। अपनी ससुराल में वह पहला दिन बेहद तनाव पर गुजरा, पर धीरे धीरे पता चला कि यह दूरी गलत फहमियों के कारण है। जिसे मैं उपेक्षा समझ रही थी वह उनका संकोच था। शादी इतने अप्रत्याशित ढंग से हो गई कि उन्हें अपनी राय बताने का समय ही ना मिला, और उसके बाद मैं मामा जी के यहाँ ही रही। इसी से कुछ नाराजी भी थी, पर एक बार अच्छी तरह से परिचय हो जाने के बाद कोई व्यवधान ना रहा। रमा उमा तो ऐसे घुल मिल गई कि लगा जैसे सुधी ही 2 रूपों में बट गई हो। पर सुधी इन दिनों कितनी दूर की चीज लग रही थी। प्यार तो मामी जी भी बहुत करती थी, पर उनके प्यार में एक रौब, एक अनुशासन था, और अम्मा जी का प्यार एकदम निश्चल और सरल था। उन्होंने मुझे पता ही नहीं लगने दिया कि शादी के बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। 2-4 बार मैंने लक्ष्य किया कि वह गौर से मुझे देख रही हैं। एक बार जब उनका यूं घूरना पकड़ाई में आ गया, भेद भरे अंदाज में पूछा, कुछ है? मैंने सिर झुका लिया। शायद उसे उन्होंने नारी सुलभ लज्जा समझा, क्योंकि मैंने कनखियों से देखा कि प्रसन्नता से उनका चेहरा खिल उठा। वह इष्ट देव को बार बार सिर नवा रही हैं। ये ट्रेनिंग से लौटे तो शाम को स्कूटर उठाकर सीधे गांव वहां पहुंचे। इनके पहुंचते ही घर में जैसे एक हंगामा बर्पा हो गया। अम्मा जी बाहर उसारे में खड़ी किसी से बतिया रही थी। वह भागी भागी अंदर आई और उन्होंने पुरानी बदरंग धोती फेंककर नई पहन ली, इतनी नई कि आंखों में चुभ रही थी। मैं अपनी वही अटैची लेकर आई थी जो मैंने माँ के यहाँ जाने के लिए पैक की थी। उसमें पड़ी मेरी एक मैक्सी उमा पहने हुई थी। भैया को देखते ही वह हड़बड़ाकर कमरे में घुस गई और कपड़े बदल कर ही बाहर निकली। मैं और रमा दोनों मिलकर एक साड़ी काट रही थी। ऊपर वाले कमरे में वह साड़ी अपने पूरे विस्तार में फैली हुई थी। साथ ही रेशम के लच्छे, सुइयां, कैंची, पेंसिल और भी ना जाने क्या क्या पड़ा था। फुर्ती के साथ सारा कबाड़ समेटा गया और भैया के ऊपर आने से पहले ही कमरा झाड़ पहुंचकर चमका दिया गया। उसके बाद रसोई का भव्य आयोजन प्रारंभ हुआ। तीनों माँ बेटी उसमें जुट गई। मुझसे अम्मा जी बार बार कहती रही, इतने दिन का थंगा मांदा आया है, थोड़ी देर उसके पास बैठ ले। पर मैं उन्हें अनसुना करते हुए कुछ ना कुछ करती रही। मेरी इस अवज्ञा का उन्होंने बुरा नहीं माना, उल्टे खुश हो गई। रात सोने से पहले इन्होंने कहा, अम्मा सुबह खाना जल्दी ही बना लेना, मेरी छुट्टी नहीं है। और फिर कुछ देर रुककर बोले, इसे भी साथ ले जाऊंगा। फटफटी पर ले जाएगा? तो क्या हुआ अम्मा, दिल्ली में तो पूरा परिवार स्कूटर पर घूमता है, जानती हो। अच्छा, बोर तो नहीं हो गई यहाँ? सोने से पहले इन्होंने पूछा। नहीं तो, मेरा मन खूब मन लग गया है यहाँ। वह कुछ देर तक स्नेहाद्र दृष्टि से देखते रहे, फिर बोले, मामी ने बताया कि तुम गांव में हो, तो मैं इतना परेशान हो गया। फिर दिलीप ने ही बताया, वह तो लेने भी पहुंचा था, पर तुम्ही ने मना कर दिया। दिलीप इस बीच 2 बार आए, पर मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने एक बार बस इतना पूछा था, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? और वह इतने सपाट स्वर में कि मैंने उत्तर देना जरूरी ही नहीं समझा था।
तब यूँ झूठ मूठ बात बनाकर कहने की क्या जरूरत थी। अभी अगर इनसे कह दूं वह अम्मा जी की बीमारी का बहाना बनाकर मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए थे तो इनके चेहरे का रंग कैसा हो जाएगा। ये जो अभी अभी आंखों में खुशी की दीपावलियां जगमगा रही हैं वे एकाएक बुझ जाएंगी। दिलीप ने शायद इसी दीपोत्सव के लिए यह बहाना गढ़ा हो। मुझे मालूम है दिलीप जितनी मुझसे नफरत करते हैं उतना ही अपने इस निरीह भाई से स्नेह भी। गांव से लौटने के बाद कितने ही दिन तक मन उन्हीं यादों में खोया रहा। अम्मा जी का निश्चल प्यार, रमा उमा की चूहलबाजी और सबसे ज्यादा इनका गृह स्वामी का रूप याद आता रहा। माथा ऊंचा करके चलने से मनुष्य का व्यक्तित्व कितना बदल जाता है। बगले की चार दीवारी में प्रवेश करते ही इनका वह रूप जाने कहाँ खो गया और वह पहले की तरह मन में अभी करुणा और कहीं जगमगाने लगे। यह आपका पत्र। मैं छत पर सूखते कपड़ों को तय कर रही कि दिलीप ने आकर पत्र पकड़ा दिया। मैंने लिफाफा उलट पुलट कर देखा। अक्षर पहचाने से नहीं थे। पता भी माँ के घर का था। कौन दे गया? भैया का पत्र है। भैया? दीपक भैया का। मैं मद्रास भैया का सामान लाने गया था, उसमें यह मिला। लेकिन आप तो चंडीगढ़ गए थे। हाँ, मम्मी पापा को यही बताया, लेकिन मैं मद्रास गया था। कंपनी का फ्लैट खाली करना था। सामान फिलहाल मैंने अपने कमरे में रख दिया है। आप भी मम्मी से जिक्र ना कीजिएगा। और यह पत्र, यह मेज की दराज से मिला था। मैं तो इसे वही नष्ट कर डालता। फिर सोचा यह तो मरने वाले के साथ अन्याय होगा। जिसके नाम यह लिखा गया है उसे ही अधिकार है अब इसे पढ़े या फाड़ कर फेंक दे। पत्र को हृदय से लगाए मैं देर तक वहीं खड़ी रह गई। यह वही पत्र था जिसकी मुझे इतनी आतुरता से प्रतीक्षा थी। यह मुझे मिलने वाला मेरे जीवन का पहला और शायद अंतिम प्रेम पत्र था। बेचारे लिख तो गए थे पर डाक में डालने से पहले ही अनंत में विलीन हो गए। या यह तो कहो कि समय पर दिलीप जी का विवेक जाग गया, नहीं तो कितना कुछ अनकहा ही रह जाता। पत्र को बार बार चूमती मैं भीतर आ गई। कमरे को अच्छी तरह से बंद करके मैंने कांपते हुए हाथों से लिफाफा खोला। बहुत संक्षिप्त सा पत्र था, अंग्रेजी में। निधि, न प्रिय न प्रियतम, कुछ भी नहीं, सिर्फ निधि। बहुत दिनों से लिखने की सोच रहा हूँ, आज आखिर निश्चय कर ही डाला। वैसे आते हुए मैं मम्मी जी को संकेत भी दे आया था, पर तुम्हें बता देना ही अपना कर्तव्य समझता हूँ। 2 साल पश्चिम में रहकर लौटा हूँ। वहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है। नारी की अनावृत देह मेरे लिए अब अचंभे की वस्तु नहीं रह गई है, पर वहाँ रहते हुए अपने लिए हमेशा मैंने एक भारतीय वधू की कामना की है। ऐसी लड़की जो संकोच और शील की प्रतिमूर्ति हो, लज्जा जिसका आभूषण हो। तुम्हें देखकर लगा था कि मेरा सपना साकार हो गया, पर तुमने जिस सहजता से अपने आप को मुझे सौंप दिया था उससे लगा कि भारत भी अब बहुत प्रगतिशील हो गया है, या कि हो सकता है तुम्हारे ही संस्कारों में कहीं खोट हो। बहरहाल यह विवाह मेरे लिए अब असंभव है, क्योंकि यह बात बार बार मेरे मन में आती रहेगी कि क्या सचमुच में ही मैं तुम्हारे लिए पहला व्यक्ति था। तुम सुंदर हो, स्मार्ट हो, दूसरा पति ढूंढने में तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ऐसी आशा है। क्षमा। एक एक अक्षर जहर का सा भेदते हुए मेरे मन में चले गए। मेरा सारा अस्तित्व पके फोड़े सा टीस उठा। लगा कि मैं अंधकार के सागर में डुबकियां खा रही हूँ। दम घुटा जा रहा है और मृत्यु के पल नजदीक आते जा रहे हैं। लगा कि कोई घन मार मार कर मेरी गुड़मुड़ी संवेदना को समतल करने की चेष्टा कर रहा है। लगा कि किसी ने मुझे ऊंचे पर्वत से ढकेल दिया है। अब आवाज लगा रहा है, निधि निधि निधि, और कर्मशः वह आवाज तेज होती चलेगी। घन की चोट अब दोहरे जोर से पड़ रही थी। मैं लगभग संज्ञा शून्य होकर सारे अत्याचार झेल रही थी कि एकाएक मेरी चेतना लौट आई। कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। मैं घबराई हुई सी आवाज से मुझे पुकार रहा था। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। ये बद हवा से दरवाजे में खड़े थे। क्या करने लग गई थी तुम? मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया था। मैं उनके पसीना पसीना होते चेहरे को अपलक देखते हुए सपाट स्वर में कहा, सो गई थी। वह कागज का टुकड़ा मेरी उम्र भर की नींद उड़ाकर ले गया। मैं मरने वाले को कोस रही थी। जब इतनी दिलेरी से पत्र लिखा था तो पोस्ट करने में कोताही क्यों की? समय रहते मुझे मिल जाता तो इस पाप के भार से तो मुझे मुक्ति मिल गई होती। प्रणय का प्रतीक, प्रेम का अंकुर, जिसे मैंने पता नहीं कैसे नामों से दिए थे। मैंने 100 नामों से अपनी भूल को संवारा था। माता पिता का भी लिहाज नहीं किया था। वे सारे भावुक संबोधन, उदात्त विशेषण आज उनकी दुर्बल क्षणों की पहचान रह गए थे।
यह तुमने क्या किया दिलीप? मुझे यह कैसा, मुझसे कैसा प्रतिशोध लिया? माना कि तुम मेरा तिरस्कार करते हो, पर अपने भाई से तो तुम प्यार करते थे ना? फिर उसकी प्रतिमा को क्यों खंड खंड होने दिया? कागज का वह टुकड़ा दीपक की स्मृतियों की धज्जियां उड़ा गया। साथ ही मुझे भी अपनी नज़र में कितना छोटा कर गया जब मैं नारी सुलभ लज्जा और जन्मगत संस्कारों को तिलांजलि देकर अपने देवता को समर्पित हो रही थी। वह इसे मात्र काम वासना समझ रहे थे। इस शर्म को लेकर कहाँ जाऊं? इस दंश को कैसे झेल पाऊंगी मैं उन अमूल्य क्षणों की धरोहर उदर में समेटे बड़े गर्व से जी रही थी। पल भर में सब कुछ समाप्त हो गया। अब इस अनचाहे बोझ से छटपटा रही हूँ। क्या इससे मुक्ति का कोई उपाय नहीं था? केवल मेरी ही बात होती तब भी ठीक था। इस प्रसंग में मैं एक और भी निरह प्राणी शहीद हो रहा था। उनकी हत्या का पाप किसके सिर होगा? करवट बदलकर मैंने देखा वह मुझे ही निहार रहे थे। नींद नहीं आई? दोनों ने लगभग एक साथ पूछा और फीकी सी हंसी हंस दिए। दरअसल जरा सोच में पड़ गया था। इन्होंने कहा, कोई खास बात? वह तकिए को पलंग की पीठ से टिकाकर बोले, रमा की ससुराल से पत्र आया है, मुझे मुरादाबाद बुलाया। किस लिए? वे लोग शायद दहेज की शर्तों को रिवाइज करना चाहते हैं। लेकिन ये बातें तो सगाई के समय तय हो जाती हैं ना। इसलिए तो मैंने रिवाइज शब्द का प्रयोग किया। सगाई जब हुई तब परिस्थिति दूसरी थी। मेरी यह बैंक वाली नौकरी नहीं थी और मेरी शादी भी नहीं हुई थी। उससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, बहुत पड़ता है। उन्हें तो लग रहा है कि सौदा बहुत सस्ते में तय हो गया। अब क्या विचार है? कल जा रहा हूँ। 19-20 का फर्क होगा तो मान लूंगा। बहुत ज्यादा मुंह फाड़ेंगे तो सारा किस्सा खत्म करके चला आऊंगा। लगी लगाई सगाई तोड़ दोगे? मैंने सिहर कर पूछा। मेरे अपने घाव अभी ताजा ही थे। तो क्या करने को कहती हो? मैं चुप। तुमने जवाब नहीं दिया। किस बात का? वहाँ मेरी लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए? क्या उनकी हर बात मान लूँ? अगर एक आध खेत बेचना पड़े तो तुम्हें एतराज तो ना होगा? यह तो अम्मा जी से पूछिए, मैं क्या कहूँ। अम्मा से तो खैर पूछना ही है, पर तुम भी तो मेरी पत्नी हो। तुम्हारा भी तो कुछ हक बनता है। रिश्ता लाख अनचाहा रहे, इससे तुम्हारे अधिकारों में कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकार? इस घर में मेरा कोई अधिकार होगा, यह कब सोचा था? मैं तो ऐसी ही पड़ी रही और आज वह सपना भी चूर चूर हो गया। उसकी किरचें मेरे मन मस्तिष्क को छलनी कर गई। सारी शाम उस टीस को, उस दर्द को मन ही मन पिया था। वह सारा संचित रोष अब एकाएक सतह पर आकर मुझे मथने लगा। पत्नी हूँ यह तो सुन लिया, मैंने कसीले स्वर में कहा, पर पत्नी को लेकर दूसरों के दरवाजे पर कब तक पड़े रहोगे, यह तो बताइए। वह चकित से मुझे देखते रह गए। फिर धीरे से बोले, कहाँ रहना चाहती हो? जिन लोगों के पास मामा जी की इतनी बड़ी खोटी नहीं होती, क्या उन लोगों की बीवियां कहाँ रहती हैं? घर में रहती हैं। 2 या 3 कमरों का छोटा सा घर होता है, बंगला नहीं होता। यहाँ भी तो एक कमरे में गुजारा कर रही हूँ, और वह भी मेरा कितना अपना है। निधि एकाएक गंभीर हो उठे। तुमसे किसी ने कुछ कहा? क्या कहने का इंतजार करेंगे? नहीं, पर मैं जानना चाहता हूँ। आप तो बस इतना जान लीजिए कि इस घर में अब मैं रहना नहीं चाहती, बस। उसके बाद यह भी सो नहीं सके। बराबर करवटें बदलते रहे। सुबह नीचे जाने से पहले अनुनय भरे स्वर में बोले, मेरे लौटने तक सब्र कर सकोगे निधि? मैं आते ही कोई इंतजाम कर लूंगा, पर तब तक ना हो तो कुछ दिन अपनी माँ के यहाँ हुआ। मेरा रात वाला जोश समाप्त हो चुका था। माँ के यहाँ जाने का भी कोई खास उत्साह नहीं था। मैंने बड़प्पन जताते हुए कहा, यह सब बाद में देखा जाएगा, अभी तो आप निश्चिंत मन मुरादाबाद हो आइए। मुझे लेकर कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं। मेरे आश्वासन के बावजूद यह निश्चित नहीं हो पाए। सारी सुबह मेरे आसपास मंडराते रहे। ऑटो में सामान रखवाने के बाद भी एक बार ऊपर कमरे में आए। लगा कि कुछ कहना चाहते हैं, पर वह कह नहीं पाए। ना ही मैंने पूछना जरूरी समझा। मुरादाबाद से लौटे तो सब कुछ तय कर आ चुके थे। आते ही सूचना दी, मामी जी 5 जून की तारीख तय हुई है, अब एकदम तैयारी में जुट जाना होगा। इतनी गर्मी में क्या दिवाली तक रुक नहीं सकते थे? तारीख तय करने का अधिकार तो उन्हीं का था, मुझे तो सिर्फ मुहर भर लगानी थी। 4 महीने बाद फिर एक 4 मीटर लंबा मांग पत्र पेश कर देते तो इतनी जितनी जल्दी निपट जाए अच्छा है। मुझे तो 25 मई से पहले छुट्टी मिल नहीं सकती। सोचता हूँ निधि को गांव छोड़ाऊं, अम्मा को थोड़ा सहारा हो जाएगा। यह वहां जाकर क्या करेगी? ओफो मामी, लड़की की शादी है, 100 तरह के काम निकलते हैं। घर की बहू ऐसे नहीं हाथ बटाएगी तो कैसे बटाएगी? यह तो दिलीप जी बोल रहे थे। गर्मी देखते ही कैसी पड़ रही है, तो कूलर लगवा देंगे, पंखा लगवा देंगे। हमारे दादा को क्या ऐसा वैसा समझ रखा है? यानी कि दिलीप जी मुझे घर से भगाने के लिए कृत संकल्प थे। मैंने भी इस बार निर्णय ले लिया था। चलने की तैयारी शुरू हो गई। इनसे कह दिया कि इस बार स्कूटर से जाना नहीं हो सकेगा, मेरा सारा सामान साथ जाएगा।
टैक्सी से ले जाएंगे भाई, पर थोड़ा सब्र से काम लो। सामान की चर्चा अभी से मत छेड़ो, मामी जी बुरा मान जाएंगे। पर मैं इस घर में वापस नहीं आना चाहती, यही ना? मुझे मालूम है, तुमने मुझे बताया है एक बार। और इत्मीनान रखो, तुम्हारी इच्छा के विपरीत कोई काम करने के लिए मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूंगा। यह क्या मैं नहीं जानती? मेरी इच्छा के विरुद्ध कभी किसी बात के लिए तुमने मुझे बाध्य नहीं किया। और फिर मुझे अपने पर ही हंसी आ गई। किस बात की जिद कर रही हूँ मैं? यह मेरा पागल हट है। मैं कहीं भी रहूं उससे क्या फर्क पड़ता है? जिस शर्मनाक झूठ को मैं अपने में समेटे जा रही हूँ वह तो हर जगह मेरे साथ ही रहेगा। उससे मुक्ति कहाँ मिलेगी? सच तो यह है कि पिछले दिनों जैसे मैं सपने में जी रही थी, अपनी मानसिक उलझनों से घिरी हुई, मैं भूल ही गई थी कि मेरा शरीर भी इन दिनों संक्रमण से गुजर रहा है। इतने दिनों तक मैं इस कड़वे सच को अनदेखा करती रही, पर अब यह संभव नहीं था। यह सच कितना भयानक रूप धारण किया था, मेरे सामने मुंह बाए खड़ा था। रमा की शादी में घर मेहमानों से खचाखच भर गया था। गांव ज्वार की औरतें अम्मा जी का हाथ बटाने, सुबह शाम गीत गाने के लिए जुड़ जाती और मैं उन सब के लिए आकर्षण का केंद्र थी, कौतूहल का विषय थी। लाख चाहने पर उनकी घाघ नजरों से बच नहीं पाती। कोई कहता, आजकल तो बस शादी हुई नहीं कि पेट निकल आता है। अरे तो इसमें अचरज क्या है? दूसरी कहती, अब कोई लड़कियां ब्याही जाती हैं पूरी औरत होती हैं, आधी उम्र तो माँ बाप के घर पे ही बिता कर आती हैं। तीसरी ताना कसती, फिर भी बहू बेटियों का यूं सीना तन कर चलना अच्छा लगता है भला? आजकल का तो चलना ही निराला है। हमने तो चार चार हो गए फिर भी दबी ढकी रहती। 9 महीने तक तो पड़ोसियों को भी पता नहीं लगाता। उस खुसुर फुसुर से मेरा जी घबराने लगता। अम्मा जी सामने होती तो यही औरतें स्नेह और ममता की मूर्ति बन जाती। इसी से अम्मा जी के सामने मेरा मुंह नहीं खुलता था और उनसे कहती भी तो क्या। शादी से 3-4 दिन पहले ही मामी जी दिनेश के साथ आ पहुंची और मुझे महिला मंडल से निजात मिल गई। मामी जी का दबंग रौबेला व्यक्तित्व भी ऐसा था कि सभी उनसे खौफ खाते। अम्मा जी भी उनसे सहमी सहमी रहती। बेचारी अम्मा जी, उन्हें तो आते ही फटकार सुननी पड़ी। कृष्णा बहू को बड़े मजे से बुला तो लिया, पर उसका ठीक से इंतजाम तो किया होता। 1 इंच भर की जगह कहीं ऐसी है जहां वह घड़ी भर को कमर सीधी कर सके? घर भट्टी का तप रहा है सो अलग। कहकर वह चुप नहीं हुई। उन्होंने खड़े खड़े छत वाले कमरे में सीलिंग फैन लगवाया, खिड़कियों में खस के पर्दे टांग दिए और पूरे घर में यही एक कमरा ढंका था, उस पर मामी जी का दखल हो गया। मेरे लिए तो जैसे नजर कैद हो गई। उनकी इजाजत के बिना नीचे पांव देना मुहाल था। मामी जी की उत्साह अधिकार चौकसी ने रमा उमा को फिर से मुझसे दूर कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने एक स्नेह का ताना बाना बुना था, वह तार तार हो गया। रमा तो खैर सपनों में खोई हुई थी, फालतू बातों के लिए उसके पास समय नहीं था, पर उमा स्वयं को बहुत अपमानित उपेक्षित सा अनुभव कर रही थी। उसका गुस्सा बात बात पर झलकता था। कल ही अपनी सखी से कह रही थी, शादी ब्याह तो बराबरी वालों में ही अच्छे लगते हैं, ये बड़े घर की बेटियां आकर अपने को छोटा बना जाती हैं। रमा की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। अपनी ओर से हम लोगों ने अच्छा प्रबंध किया ही था, पर यह मानना होगा कि बाराती भी सज्जन थे। एक बार जो मांगना था सो उन्होंने मांग लिया, पर फिर बाद में कोई टंटा बखेड़ा नहीं किया। हम लोग जितना डर रहे थे उसकी तुलना में विवाह अत्यंत शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। दूसरे दिन सब लोग अपनी थकान मिटा रहे थे। मामा जी अम्मा जी के पास आकर बोले, कृष्णा बहुत बहुत बधाई, यह सब काम शांति से निपट गया, अब हमें इजाजत दो। तुम्हें तो रुकने के लिए नहीं कह सकती मैं, यहाँ दिलीप भी नहीं है, तुम्हारे सोने बैठने का ढंग से इंतजाम नहीं होगा था। पर भौजी तो अभी रहेंगी ना? नहीं, मैं भी अब चलूंगी। घर को और तुम्हारे भैया को ज्यादा दिन तक नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। दिलीप का कोई ठिकाना है, दिन भर बाहर रहता है। अम्मा जी ने मुझे डलिया में पूड़ी मिठाई सजाने की आज्ञा थी और मैं खुद जाकर बेटे को जगा ला। उन्हें देखते ही मामी जी ने कहा, शैल, मैं निधि को अपने साथ लिए जा रही हूँ, तुम तो अभी कुछ दिन रहोगे ना? अपना नाम सुनते ही मैंने चौंक कर सिर उठाया। सभी की आंखें मेरी ओर लगी हुई थी। अम्मा जी की आंखों में एक विवशता का भाव था, उस पर उमा की आंखें तो जैसे जल रही थी। इनकी ओर फिर देखने का साहस नहीं हुआ। तभी इनकी आवाज सुनाई पड़ी, मामी जी, अभी तो यहाँ बहुत समेटने को काम पड़ा है। निधि आपके साथ चली गई तो फिर अम्मा बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी। तो यह कहो ना कि तुम लोग उसे मार डालने का इरादा कर रहे हो। इट्स ऑल राइट मम्मी, दिनेश ने उन्हें शांत किया। क्या खाक ऑल राइट है? डॉक्टर मित्रा ने कितनी हिदायतें देकर भेजा था, मैं जानती थी कि उनमें से एक पर भी यहाँ अमल नहीं होगा। अपनी जिम्मेदारी पर ब्याह कर लाई हूँ, तभी ना इतना सर खपा रही हूँ, नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी। और वह भुनभुनाते हुए सबसे पहले गाड़ी में जा बैठी। अच्छा खासा तमाशा हो गया। लड़की तो शांति से विदा हो गई, पर मेहमानों की विदाई में यह नाटक हो रहा था और इस नाटक की मूल मैं सोचकर शर्म से गड़ गई। मैं ये जतन से मामा जी को गाड़ी तक पहुंचाया। उनके बैठते ही दिनेश ने गाड़ी स्टार्ट कर दी।
शायद वह भी इस तमाशे के कारण लज्जित हो रहे थे। उनके जाते ही जैसे घर में भूचाल आ गया। अम्मा जी ने करुण स्वर में और उमा ने उन कठोर शब्दों में कैफियत तलब की। जब वे लोग ले जा रहे थे तो निधि को जाने क्यों नहीं दिया। गरीबों की कुटिया में उसका सार संभाल कैसे होगा। इन्हें भी तावा हो गया। बोले, तुम्हारे घर में जगह हो तो रखो, नहीं तो मैं दूसरा इंतजाम कर लूंगा। जिंदगी भर मैं अपनी बीवी को दूसरों के घर तो नहीं रख सकता। तूफान अपने आप थम गया। शादी वाला घर था, फिर भी कुछ लोगों के लिए मिली भगत करके लोगों के लिए कमरे का एकांत जुटा दिया था। उनका शुभारंभ इस वाक्य से आरंभ हुआ, अम्मा को इस तरह जलील करने की क्या जरूरत थी। उनके तेवर देखकर मैं सहम सी गई। उनका इस तरह का स्वर पहली बार सुना था। दबी जबान से मैंने पूछा, मैंने अम्मा जी को जलील किया? हाँ, अम्मा को, मुझे, हम सबको। कैसे? डॉक्टर की हिदायतें हमें क्यों नहीं बताई? क्योंकि अब मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं। सवाल तुम्हारी दिलचस्पी का नहीं है, तुम्हारी सेहत का है। वह चीखे। मुझे अपनी सेहत में अपने आप में कोई दिलचस्पी ही नहीं रही। सवाल सिर्फ तुम्हारे अकेले का नहीं है, एक और, मुझे अब उसमें भी दिलचस्पी नहीं है। उनका तमतमाया हुआ चेहरा सामान्य हो चला। फिर भी जब बोले तब इतना ही उग्र था। एक बात है निधि, इस अजन्मे जीव के लिए कभी तुम विद्रोह का झंडा लेकर खड़ी हो गई थी। परिवार की, समाज की सारी मान्यताएं तुमने ठुकरा दी और आज कहती हो तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं रही। क्यों? क्योंकि तब वह मेरे प्रेम का प्रतीक था, अब वह सिर्फ बेवकूफ़ी की निशानी है। तब मैं उसकी माँ थी, पर मामी जी के पोते की धाय भर अब रह गई हूँ। एंड आई हेट इट। पल भर वह सकते में आकर मुझे घूरते रहे। मैंने दोनों हथेलियों से अपना मुंह छिपा लिया। वह धीरे से मेरे पास आकर बैठ गए और हमेशा वाले मृदु अंदाज में बोले, निधि, मैंने तुम्हारे संपूर्ण इतिहास के साथ तुम्हें स्वीकार किया। अब ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए तुम्हें मुझसे मुंह चुराना पड़े। उफ़, आप नहीं जानते। क्या नहीं जानता मैं? क्या नहीं जानता मैं? उस स्वर में पता नहीं कैसी ममता थी, अपने पर वश ही नहीं था। सब कुछ कह डाला और कहने के बाद लगा मन एकदम हल्का हुआ। इतने दिन मन में जैसे ज्वालामुखी धधक रहा था, अब वह शांत हो गया। वह मेरी बात गौर से सुनते रहे, फिर धीरे से बोले, अगर मैं कहूँ कि मैं जानता था, क्या विश्वास कर लोगी? जानते थे तो फिर बताया क्यों नहीं? बता देता तो क्या विश्वास कर लेती? क्यों नहीं करती? उस समय तुम किसी के प्रेम के आकंठ में डूबी हुई थी। मेरी बात से तुम्हें ईर्ष्या की गंध आती और फिर मरने वाले की निंदा नहीं करते, पाप जो लगता। और मैं बेवकूफ़ों की तरह उन्हें तक रही थी। वह उठकर कमरे में चहलकदमी करने लगे। कुछ देर बाद मेरी ओर देखे बिना उन्होंने सारी बात कहना शुरू किया। दीपक जिस दिन जाने की तैयारी कर रहा था, मामी जी ने मिठाई की एक बड़ी सी डलिया लाकर उसके सामने रख दी। वह मद्रास जा रहा था, दोस्तों को सगाई की खुशी में बांट दे। पहले तो वह मना करता रहा, पर मामी जी नहीं मानी तो उसने ठोकर मारकर डलिया दूर छिटका दी और चीख पड़ा, मम्मा, यह शादी नहीं होगी। आई डिक्लेयर द एंगेजमेंट इज कैंसल्ड। क्या बक रहा है? ठीक बक रहा हूँ। मैं वहां जाकर चिट्ठी लिखना चाहता था। अच्छा हुआ तुमने यह मौका दे दिया। इसके बाद मामी सिर पटक कर रह गई, पर उन्होंने मुंह नहीं खोला। उसके जाने के बाद भी वह बड़ी बेचैन रही। मुश्किल तो यह थी कि अपनी परेशानी किसी भी से कह भी नहीं सकती थी। मामा जी का गुस्सा बहुत तेज है, पता नहीं क्या कर बैठते। दिलीप छोटा तो है, सहन शक्ति भी उसमें नहीं है। मुझसे मैं सदा से ही उसका अटूट विश्वास और ममता रही है। मुझे अकेले में बुलाकर बोली, शैल जरा मद्रास जाकर देख तो वहाँ उसका कहीं कोई चक्कर तो नहीं है। इस लड़के ने तो मुझे अच्छी मुसीबत में डाल दिया। लड़की वालों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? कितने विश्वासों से उन लोगों ने लड़की हमें सौंपी थी। इतने दिनों तक उसे लिए घूमता रहा और अब फिर किसी इंटरव्यू का बहाना बनाकर मुझे मद्रास जाना पड़ा। दीपक से कुछ बात हो पाती, इससे पहले ही सारा खेल खत्म हो गया। पर इससे पहले मुझे कुछ आभास हो गया था। उसने एक दो संकेत तुम्हारे लिए ऐसे किए थे कि मैं सन्न रह गया। कोई भी शरीफ आदमी अपनी वाग्दत्ता वधू के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता, भले ही वह अमेरिका से लौटा हो। मामी जी लेकिन आज तक नहीं जानती कि उसका मन एकाएक बदल क्यों गया था। वह अब मेरे सामने आकर खड़े हो गई। निधि, तुम सोचती हो मामी जी तुम्हें दीपक के बच्चे के कारण प्यार करती हैं? यह गलत है। दीपक अगर जीवित होता, यह बच्चा भी अगर बीच में ना होता, तब भी वह तुम्हारे लिए कुछ करती। इसे उन्होंने अपना नैतिक कर्तव्य मान लिया था और तब भी शायद बलि का बकरा आपको बनाती। मैंने सूखी हंसी हंसकर कहा। वह कुछ ना बोले, चुपचाप खिड़की से बाहर देखते रहे। जानते हैं, जिस दिन यह पत्र आपके हाथ में आया था, छत से छलांग लगाने का मन आया, पर आपका ख्याल करके रह गई। पहले मैं आपने बहुत अन्याय सहा है। अपनी मृत्यु से आपको परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। एकाएक उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। थैंक यू निधि, आई एम सो ग्रेटफुल। वचन दो भविष्य में ऐसा पागलपन नहीं करूंगी।
उनका स्वर कांप रहा था, पर हाथों की पकड़ इतनी सख्त थी कि उनके भीतर छिपा फौलादी पुरुष पल भर में मुझे सहमा गया। शैल, ये बंटी आया है। अम्मा जी को देखकर हम दोनों चौंक पड़े। इस तरह धड़धड़ाती हुई कभी कमरे में नहीं आती, अक्सर नीचे से ही आवाज दे देती हैं। जरूर कोई खास काम याद आ गया होगा। शाम की गाड़ी से ये मुरादाबाद जा रहे थे, रमा को विदा करानी थी। जब से मुहूर्त निकला 10 बार सामान की लिस्ट बन चुकी है, कहीं फिर कुछ शहर से मंगाना होगा। तभी बंटी मेरे चचेरे देवर को साथ लेकर आई है। कहो बंटी उस्ताद, इन्होंने आफ्टर शेव लोशन की सुगंध बिखेरते हुए कहा। इसे जरा मुरादाबाद का पता ठिकाना समझा दे, गाड़ियों का टेबल भी बता दे। पहली बार जा रहा है ना? कहाँ जा रहा है? मुरादाबाद। लड़की को लाना नहीं है? मैं तो जा रहा हूँ। नहीं, तुम्हारा जाना नहीं हो सकेगा। क्यों? पता नहीं क्यों किस संकोच से अम्मा जी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, बहू की तबीयत कुछ ढीली लग रही है, तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। मैं इनका सूटकेस जमा रही थी, मैंने चौंक कर सिर उठाया। ये मुझे ही घूर रहे थे। इनकी आंखों में अभियोग था, रोष था। अब मैं इन्हें कैसे समझाती कि मैंने अम्मा जी से कुछ भी नहीं कहा। उनकी अनुभवी नजरों ने अपने आप सब भांप लिया। अच्छा ही हुआ जो अम्मा जी ने इन्हें रोक लिया। शाम होते न होते मेरी हालत बिगड़ने लगी। गांव में किसी के यहाँ बारात में 2 जीपें आई थी। मान मनोबल करके ये जीप ले आए। भगवान को 10-10 बार मत्था टेक कर हम लोग रवाना हुए। मैं तो जानती थी कि समय पूरा हो चला है, पर अम्मा जी सतमासे की आशंका से बहुत घबरा रही थी। बार बार कह रही थी, कुछ ऐसा वैसा हो गया तो भौजी को क्या मुंह दिखाऊंगी। एक तो मैं दर्द से बेहाल थी, उधर अम्मा जी का यूं बुसुरना सुन सुनकर कोफत हुआ। मैंने खींच कर कहा, अम्मा जी, बहू आपकी है, मरे या जिए, किसी दूसरे को इससे क्या मतलब। तब जाकर उनका रिरियाना बंद हुआ। शहर की बत्तियां जब दिखाई दी तब लगा रहा था कि जैसे जीप में बैठे बरसों बीत गए। इन्होंने मामा जी के बंगले के पास पल भर को गाड़ी रुकवाई और कहा, अम्मा तुम और उमा यहाँ उतर जाओ और दिलीप को लेकर नर्सिंग होम पहुंचो, मैं चलता हूँ। उन लोगों के उतरते ही ये पीछे मेरे पास आकर बैठ गए। निधि। गाड़ी स्टार्ट होते ही इन्होंने भीगे कंठ में पुकारा। जी। कहते ही दर्द की एक लहर उठी। मेरी संपूर्ण चेतना चीरती चली गई। पल भर को जैसे सारी दुनिया अंधेरे में डूब गई। होश में आने पर देखा मेरा पसीने से भीगा हुआ सिर इनकी गोद में है और वह उसे सहला रहे हैं। अस्पताल कब आएगा? बस समझो आ गया। और थोड़ी ही देर में हम नर्सिंग होम में थे। वह परिचित इमारत मुझे धुंधली सी लग रही थी। सारा संसार अधर में तैरता सा लग रहा था। इन्होंने सहारा देकर मुझे धीरे से उतारा और आहिस्ता आहिस्ता लाउंज में ले आए। खबर ही दी थी कि सिस्टर्स दौड़ी चली आई और उन्होंने मुझे अपने संरक्षण में ले लिया। वह मेरे पीछे पीछे सारा कॉरिडोर पार करके आ पहुंचे। फिर एक कमरे के सामने रुककर सिस्टर ने शहद घुली आवाज में कहा, बस अब इसके आगे नहीं, तो सहमकर पीछे हट गए। दरवाजा बंद होने से पहले मैंने उन्हें देखा। उनका चेहरा भीड़ में खोए बच्चे की तरह सहमा सहमा था। एक बार कुशल हाथों में पहुंच जाने के बाद मुझे निश्चिंत हो जाना चाहिए था, पर वहां का वातावरण ही कुछ ऐसा था। घबराहट कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। पिछले 2-1 बार चेकअप में डॉक्टर ने हल्का सा संकेत दिया था कि बच्चे की पोजीशन थोड़ी गड़बड़ है। घबराने की बात नहीं थी, पर उन्होंने उठने बैठने और लेटने के तरीकों के संबंध में कई निर्देश दिए थे। सीढ़ियां चढ़ने उतरने के लिए, भारी चीज उठाने के लिए, कुछ खास चीजें खाने के लिए मना किया था और खासकर घी से परहेज बताया था। पर आने वाले के प्रति मैं ऐसे विद्वेष से भर गई थी कि मैंने हर काम वही किया जो मुझे मना किया गया था। एक अजीब सी जिद मुझ पर सवार थी और मैं निरंतर उस अजन्मे शिशु की मृत्यु की कामना कर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था एक बार वह मेरी गोद में आ गया तो जबरदस्ती मेरी ममता छीन लेगा। यहाँ आने के बाद वह जुनून 100 गुना होकर मुझे डराने लगा, क्योंकि मेरा हंसकर स्वागत करने वाली सिस्टर गंभीर लग रही थी। हमेशा चहकने वाली डॉक्टर मित्रा भी बदहवास सी थी। वह 2-4 बार बाहर जाकर किसी से फोन भी कर चुकी थी। फिर धीरे धीरे मेरी टेबल के पास अजीब से मानव आकार इकट्ठे होने लगे। सिर पर चपटी टोपियां, चेहरे ढके, लगा जैसे यमदूत हो। तेज रोशनी, चमकते औजार, अजनबी चेहरे। मुझे लगा जैसे डर से ही मेरा दम निकल जाएगा। भाभी डरना नहीं, मैं हूँ यहाँ। मैंने चौंक कर देखा, दिलीप थे। उन आंखों में आज प्रतिहिंसा का भाव नहीं था, फिर भी मैं पहचान गई कि दिलीप थे। भाभी, उन्होंने मुझे भाभी कहा था, पहली बार इस नाम से पुकारा था। इस बात की खुशी इतनी अधिक थी कि उसमें मेरी सारी लाज शर्म डूब गई। भैया जी, मेरा ऑपरेशन होगा, बस एक छोटा सा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बेहोश करेंगे? हाँ, बस थोड़ी देर के लिए, आप घबराना नहीं। और वह नहीं घबराती। शी इज अ ब्रेव लेडी। यह आवाज डॉक्टर मित्रा की थी। आप उनके मियाँ को देखते, डिक्लेरेशन में लिखते हुए बुरी तरह कांप रहे थे। भैया जी। हाँ भाभी। क्या ये बहुत नर्वस हो रहे थे? अरे बस कुछ ना पीछे, उन्हें समझाने में तो देर लग गई। भाभी नाउ ब्रेव। और वह मेरे कानों के पास झुकाई। याद रखिए, आपको वापस आना है, आपको वापस आना है। दादा आपकी राह देखेंगे।
ही विल बी वेटिंग फॉर यू, ही विल वेट फॉर यू, यू शुड कम बैक नाउ प्लीज़ डॉक्टर, किसी ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी। सॉरी, दिलीप ने कहा, पीछे हट गए। कमरे में पल भर की नीरवता छा गई। लगा जैसे सब लोग सांस रोककर मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि बाहर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे वापस आना ही होगा। आई शैल कम बैक, आई शैल हैव टू कम बैक। मेरा पुनरागमन होगा, मुझे वापस आना ही होगा।